स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और हम शुरू कर रहे हैं हांगकांग में डकैती का दूसरा पार्ट। हांगकांग में डकैती पार्ट 2। डायमंड प्राइवेट वॉल्ट की इमारत के भीतर रोज की तरह खामोशी छाई हुई थी। सब काम ठीक से चल रहे थे वॉल्ट के बाहर के हिस्से, परंतु इमारत के भीतर ही सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल था और रोज रात की तरह वहां 3 लोग मौजूद स्क्रीनों पर नजर रख रहे थे। इमारत के भीतर वॉल्ट की तरफ जाने वाली खाली पड़े रास्तों का नजारा स्क्रीनों पर स्पष्ट नजर आ रहा था। वॉल्ट का बाहरी नजारा, जहां गनमैन टहलते दिख रहे थे। सब कुछ ठीक था। कुछ देर पहले ही वो तीनों चाय बनाकर पीकर हटे थे। वहां छोटा सा किचन भी था, जहां चाय बनाने का सारा सामान मौजूद रहता था। 1:55 बजे, जब चारों तरफ शांत हालात थे कि एकाएक धड़ाम की मध्यम सी आवाज उभरी। 2 पलों का कंपन हुआ, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन उन्हें उलझन में डालने के लिए ये 2 पल काफी थे। ये क्या हुआ? एक के होंठों से निकला। भूकंप आया था, दूसरा बोला। भूकंप ऐसा नहीं होता। सब कैमरे चेक करो, तीसरे ने कहा और कैमरे चेक करने में लग गया। स्क्रीनों पर सब कैमरों के दृश्य देखे गए। सब ठीक था। मेरे ख्याल में, पहले वाला बोला। यह आवाज वॉल्ट के भीतर उभरी है। वॉल्ट के भीतर? वो दबी दबी आवाज थी। वॉल्ट हर तरफ से बंद है। लगता है उसके भीतर कुछ गिरा है। उसके भीतर कुछ कैसे गिर सकता है? मुझे ऐसा ही लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो हुआ है, पर क्या हो सकता है? वो तीनों बातें कर रहे थे। एक ने इंटरकॉम पर बाहर के कमरे में बैठे 2 लोगों से बात की। क्या हुआ था अभी? उसने पूछा। इमारत के भीतर से आवाज आई है, जैसे कुछ गिरा हो। दूसरी तरफ से तेज स्वर में कहा गया। गिरा हो? हमें भी ऐसा ही लग रहा है, परंतु हर तरफ ठीक नजर आ रहा है। कैमरे सब कुछ ठीक बता रहे हैं। हाँ। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो हुआ है। पूरी इमारत कांपी थी। बाहर सब ठीक है? हाँ, इधर सब ठीक है। अगर कैमरे सब कुछ ठीक बता रहे हैं तो समझो कि कुछ गड़बड़ है। वॉल्ट के भीतर कुछ हुआ है। वॉल्ट के भीतर? यकीनन, उधर से दृढ़ स्वर में कहा गया। यह आवाज वहीं से आई है। परंतु कैमरे हर तरफ निगरानी कर रहे हैं। वॉल्ट को कोई खोल नहीं सकता। भीतर नहीं जा सकता तो क्या पता वॉल्ट के भीतर वॉल्ट की ही कोई चीज गिरी हो। संभव है। मतलब कि ये आवाज वॉल्ट के भीतर से आई है। अब जो करना है तुम लोगों ने ही करना है। हम लोगों ने? वॉल्ट के भीतर की सुरक्षा तुम लोगों के हवाले है। कोई ना समझने वाली बात हुई है तो मैनेजर साहब को खबर करो। उसने रिसीवर रखकर अपने दोनों साथियों को देखकर कहा। रिसेप्शन वाले कहते हैं कि वॉल्ट के भीतर से आवाज उभरी है। भीतर से? हमें सब ठीक ठीक नजर आ रहा है, तो धड़ाम की आवाज वॉल्ट के भीतर से ही आई है। शायद कुछ गिरा हो। मेरे ख्याल में हमें मैनेजर साहब को बता देना चाहिए। ऐसी आवाज पहले कभी नहीं आई। बेशक कुछ ना हो, मैनेजर साहब को बताना हमारी ड्यूटी में आता है। अगर कुछ हो गया हो तो मैं मैनेजर साहब को फोन करके आवाज के बारे में बताता हूँ। दूसरे ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। अगला दृश्य। मयंक खोरे अपने छोटे से बंगले में बेडरूम में था। बेड के दूसरे हिस्से पर उसकी पत्नी नींद में थी। बच्चे अपने अपने बेडरूम में थे। एकाएक खोरे की नींद टूट गई। वो जाग गया। ऐसा अक्सर होता था कि रात को सोते समय उसकी आंख खुल जाती थी और घंटे भर जागने के बाद वो पुनः सो जाता था। लेकिन ऐसा होना उसकी पत्नी को पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसके उठने पर उसकी आंख भी खुल जाती थी। आंख खुलते ही होरे उठ बैठा। वॉल क्लॉक में वक्त देखा। रात के 2:15 हो रहे थे। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। होरे बेड से उठा तो उसकी पत्नी नींद में ही कह उठी। फिर उठ गए? मेरी नींद क्यों खराब करते हो? बाथरूम जा रहा हूं, तुम सो जाओ। दोबारा उसकी पत्नी की आवाज नहीं आई। होरे आगे बढ़ा और कमरे में लगती बालकनी का दरवाजा खोलकर बालकनी में आ गया और बाहर देखने लगा। रात की शांति सी रात को शांत सी लगने वाली मुंबई को रात को देखना उसे पसंद था। मध्यम सी हवा चल रही थी। मुंबई की रोशनियां जगमगा रही थी। पीली मरकरी की स्ट्रीट लाइट दूर से देखने में बहुत अच्छी लगती थी उसे। हर तरफ नजर दौड़ाते वो सोचने लगा कि इस वक्त जिंदगी अच्छी चल रही है।
अब वो 60 का हो गया है। 2, 4 या 5 साल और हैं, वॉल्ट की देखभाल कर पाएगा। उसके बाद उसे आराम चाहिए होगा, अपने लिए वक्त चाहिए होगा। सारी जिंदगी उसने बहुत काम किया है। खाली जेब जिंदगी शुरू की थी जब शादी की थी, और आज बेहिसाब दौलत पास में थी। ऐसे में उसे ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। और तभी उसका मोबाइल बजा। मयंक खोरे ने अपना हाथ जेब में डाला। नजर मुंबई की रोशनियों पर थी। एकाएक ठिठक गया। उसे ध्यान आया कि उसने नाइट सूट पहना है और मोबाइल बेडरूम में रखा है। खोरे फौरन पलटकर बेडरूम में प्रवेश कर गया। रात के इस वक्त किसका फोन हो सकता था? उसकी पत्नी बेड पर बैठी थी और नींद भरी आंखों से उसे देख रही थी। चेहरे पर नाराजगी थी कि रात के इस वक्त फोन क्यों बज रहा था। तुम सो जाओ। खोरे फोन उठाता क्या उठा। सो जाऊं? तुमने और तुम्हारे फोन ने मेरी नींद खराब कर। हेलो। मयंक खोरे ने बात की। रात के इस वक्त फोन करने की माफी चाहता हूँ। बात कहो महेश। सब ठीक तो है वॉल्ट में? पता नहीं सर। 10 मिनट पहले लगता है वॉल्ट से बहुत तेज आवाज आई थी। तेज आवाज? ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा हो। गिरा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वॉल्ट में कुछ नहीं गिर सकता। मयंक खोरे ने कहा एक बेचैन स्वर में कहा। वहां सब कुछ फिक्स है। कैमरे सही काम कर रहे हैं। यस सर, हमें कुछ भी गलत नहीं दिखा, परंतु वो आवाज। मैं वॉल्ट पहुंच रहा हूँ, तुम सब लोग सतर्क रहो। क्या लगता है कोई वॉल्ट के भीतर पहुंच गया है? ऐसा कैसे हो सकता है सर, स्क्रीनों पर हमें कोई नहीं दिखा। वॉल्ट की इमारत में कोई नहीं। मैं आ रहा हूँ, होरे ने कहा और फोन बंद कर दिया। चेहरे पर बेचैनी थी। क्या हुआ? उसकी पत्नी ने पूछा। पता नहीं, वॉल्ट से फोन आया है कि वॉल्ट के भीतर तेज आवाज उभरी है। तो वॉल्ट जा रहे हो? हाँ। होरे ने हाथ में दबे फोन से नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ लंबी बेल जाने के बाद सुधीर कावले की नींद से भरी आवाज आई। कहिए होरे साहब। कावले, अभी अभी वॉल्ट से महेश का फोन आया कि वॉल्ट में कोई आवाज उभरी है। ऐसा कैसे हो सकता है? फौरन वॉल्ट पहुंचो, मैं 5 मिनट में घर से निकल रहा हूँ। लेकिन तुम 15 मिनट में वॉल्ट तक पहुंच जाओगे। वहां देखो कुछ हुआ है या सब ठीक है। ठीक है होरे साहब। इसके साथ ही उधर से फोन बंद कर दिया गया। अगला दृश्य। सुधीर कावले 20 मिनट बाद ही डायमंड वॉल्ट पर पहुंच चुका था। वो पैंट कमीज में था। सिर के बाल अभी भी बिखरे दिख रहे थे। कार उसने बाहर ही रोकी। रात के इस वक्त गनमैनों ने कावले को देखा तो गनमैन और भी सतर्क हो गए। उसके लिए फौरन गेट खोला गया। वो भीतर गया तो चंद पलों में गनमैन उसके पास आ गए। रिसेप्शन रूम से भी दोनों व्यक्ति निकलकर उसके पास आ गए। क्या हुआ? सुधीर कावले ने आसपास निगाह मारते सख्त स्वर में पूछा। बहुत जोरों से धम की आवाज आई साहब, एक गनमैन ने कहा। पर लगता तो सब कुछ ठीक है, दूसरा बोला। कहां से आवाज आई? आवाज तो इमारत के भीतर से ही आई, रिसेप्शन वाले व्यक्ति ने कहा। परंतु भीतर वाले कहते हैं कि उन्हें सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। कोई भीतर नहीं आया। ऐसे में लगता है आवाज वॉल्ट के भीतर से आई होगी। तुम सब सतर्कता से अपनी ड्यूटी पर रहो, कावले ने कहा। सारे गनमैन अपनी अपनी जगहों पर चले गए। रिसेप्शन वाले दोनों व्यक्तियों के साथ सुधीर कावले रिसेप्शन रूम में पहुंचा। इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबाकर रिसीवर कान से लगा लिया। उधर बीप की आवाज गई, फिर आवाज कानों में पड़ी। हमने कैमरों द्वारा आपको आया देख लिया कावले साहब। दरवाजा खोलो, मुझे भीतर आना है, कावले बोला। आप दरवाजे तक पहुंचिए। कावले ने रिसीवर रखा और रिसेप्शन रूम से निकलकर भीतर जाती गैलरी में बढ़ गया। चेहरे पर सख्ती और गंभीरता के भाव थे, परंतु चाल सामान्य थी। कई सालों की नौकरी में यह पहली बार था कि इस तरह रात को उठकर उसे वॉल्ट में आना पड़ा हो। वो सोच रहा था कि रात को वॉल्ट के भीतर से आवाज कैसे उठ सकती है। भीतर ऐसी कोई चीज नहीं कि सोचा जाए कि वो गिर गई होगी। गैलरी की समाप्ति पर कावले एक दरवाजे पर पहुंचा, परंतु दरवाजे को बंद पाया। कावले जानता था कि स्क्रीन पर देखा जा रहा होगा। अगले 10 सेकंड में दरवाजे का लॉक हटने की मध्यम से आवाज सुनाई दी, तो वो दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया। भीतर पर्याप्त रोशनी थी।
दरवाजा बंद किया तो पुनः लॉक लगने की आवाज आ गई। कावले तेजी से आगे बढ़ता चला गया। रोशनी से भरी ये चौड़ी गैलरी थी। सुधीर कावले की निगाह गैलरी के फर्श पर, दीवारों पर दौड़ती जा रही थी कि वहां से ऐसा कोई निशान मिले जिससे पता चले कि कोई भीतर आया, परंतु ऐसा कुछ नहीं दिखा। कावले गैलरी में से ही एक तरफ जाते रास्ते में मुड़ा और फोन निकालकर नंबर मिलाया। कदम आगे उठते रहे। फौरन ही महेश की आवाज कानों में पड़ी। जी कावले साहब, मुझे देख रहे हो स्क्रीन पर? हाँ। देखते रहो, मैं जानना चाहता हूँ कि सब कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं। कावले बोला। जी। कावले ने फोन बंद कर दिया। 2 मिनट बाद ही कावले वॉल्ट के बंद दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरवाजे को अच्छी तरह चेक किया, वो बंद था। दरवाजे के साथ कहीं पर से भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी। कावले वॉल्ट के दरवाजे पर कान लगाए खड़ा रहा, भीतर से किसी प्रकार की आहट सुनने की कोशिश में था। मिनट भर ऐसे ही बीत गया, परंतु कोई आवाज सुनने को नहीं मिली। कावले ने दरवाजे से कान हटाया कि उसे उसी पल झटका। उसे लगा जैसे भीतर से कोई आवाज आई हो, परंतु कान हटाते वक्त आवाज सुनने में गड़बड़ा गया हो। उसने पुनः दरवाजे से कान लगा लिया। मिनट बीता, दूसरा मिनट बीता, परंतु कोई आहट नहीं हुई। कावले वहां से हटकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले बड़े कमरे में पहुंचा। वहां उसने सब ठीक पाया। फिर मयंक होरे के ऑफिस वाले कमरे में पहुंचा। वहां भी सब ठीक था। कावले चेहरे पर सोच के भाव समेटे होरे के ऑफिस से बाहर निकला। वो सिर्फ इतना सोच रहा था कि अगर वास्तव में वॉल्ट के भीतर में कुछ गिरने की आवाज आई है तो बिना वजह नहीं आई होगी, परंतु वॉल्ट को होरे ही खोल सकता था। कावले ने मयंक होरे को फोन किया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। काफी देर बाद कॉल रिसीव की गई। तुम वॉल्ट पहुंच गए? होरे का झल्लाया सर कानों में पड़ा। हाँ होरे साहब, मैंने सब देख लिया है, मुझे तो सब ठीक लगता है। कावले बोला। सब ठीक है? वॉल्ट के भीतर से देखना तो तभी हो सकेगा जब आप यहाँ पहुंचेंगे। मैं अभी नहीं पहुंच सकता, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? पता नहीं कैसे हो गया, शायद मैं कार तेज चला रहा था या पता नहीं कैसे दूसरी कार से टक्कर हो गई है। सुधीर कावले की आंखें सिकुड़ गई। एक्सीडेंट हुआ है या किया गया है? कावले के होंठों से निकला। क्या मतलब? एक्सीडेंट इसलिए तो नहीं किया कि आप यहाँ आकर वॉल्ट ना खोल लें। कावले सिकुड़ी आंखों से बोला। कई पलों की खामोशी के बाद होरे की आवाज आई। यकीन के साथ कुछ नहीं कह, शांत दिमाग से सोचिए, एक्सीडेंट हुआ है या सामने वाले ने जानबूझकर किया है? कावले ने कहा। अभी तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी कार वाला पिए हुए है, मुझे स्मेल आ रही है। अब क्या पोजीशन है? उसने पुलिस को कॉल की है। मैंने उसे बहुत कहा कि मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है, उसके कार के नुकसान की भरपाई कर दूंगा। पुलिस आई तो तब भी यही होना है, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी और पुलिस को फोन कर दिया। तब भी मैं कार लेकर चलने लगा तो उसने मुझसे झगड़ा किया और कार की चाबी छीन ली। हम्म। सुधीर कावले के चेहरे पर सोच के भाव भरे। मैं यहीं पर हूं, आप फारिग होकर आ जाना। कहने के साथ ही कावले ने फोन बंद किया और वॉल्ट के दरवाजे पर पहुंचकर पुनः कान लगा लिया। तभी महेश वहां आ पहुंचा। कावले सीधा होता उससे बोला। कैसी आवाज सुनी थी? महेश ने बताया। आवाज वॉल्ट के भीतर से ही आई थी? कावले ने पूछा। अब मुझे लग रहा है कि वो आवाज वॉल्ट के भीतर से ही आई थी, क्योंकि बाकी सब जगह ठीक है। सुधीर कावले महेश के चेहरे पर नजरें टिकाए सोचों में डूबा दिखा। मैंने कुछ गलत कह दिया कावले साहब? नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। कावले सिर हिलाकर बोला। जैसी आवाज तुमने सुनी वैसी आवाज ऊपर से नीचे गिरने की उभरती है। ऊपर से नीचे? कावले ने सिर उठाकर छत को देखा। मुझे ऊपर की मंजिल का वो हिस्सा चेक करना होगा जो वॉल्ट के ठीक ऊपर पड़ता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वॉल्ट की तरफ आते होरे साहब का एक्सीडेंट हो गया। संभव है इस वक्त वॉल्ट में कुछ हो रहा हो। कोई वॉल्ट के भीतर हो और इस बात का इंतजाम उन्होंने पहले ही कर रखा हो कि होरे साहब ऐन वक्त पर वॉल्ट ना खोलने को पहुंच जाए। अगला दृश्य। जगमोहन और सोनेलकर फर्श के हिस्से से ऊपर से नीचे झांक रहे थे। सोनेलकर के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जिन्हें वो बार बार बांह से साफ कर लेता। जगमोहन भी चिंता में दिख रहा था।
पास ही नायलॉन की डोरी वाला झूला रखा था। नीचे उन्हें फर्श का गिरा टुकड़ा नजर आ रहा था जो कि कई जगह से टूट चुका था। कंक्रीट के छोटे छोटे पत्थर इधर उधर बिखरे हुए थे। गहरी खामोशी उभरी हुई थी। नीचे से कभी कभार देवराज चौहान या अली बख्श की तरफ से मध्यम सी आहटें सुनाई दे जाती थी। एक एक पल गुजारना उनके लिए भारी हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? सुनीलकर झुंझला करके उठा। देवराज चौहान और अली बख्श को नीचे गए आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। अब तक तो हमें उन सूटकेसों के साथ दूर निकल जाना चाहिए था यहां से। जगमोहन के होंठ भिजे रहे। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? सुनीलकर पुनः कह उठा। क्या कहूं? उनसे पूछो कि इतनी देर क्यों लग रही। जाहिर है अली बख्श ने अपना काम पूरा नहीं किया। जगमोहन होंठ भींचे बोला। वो कमीना तो कहता था कि 10 मिनट में केबिन खोल देगा। उसका बस चलता तो 2 मिनट में खोल देता। उसे जरूर कोई परेशानी आ रही होगी। हम ज्यादा देर यहां रहे तो फंस सकते हैं। जगमोहन ने सुनीलकर को देखकर तीखे स्वर में कहा। तो तुम क्या सोचते हो कि जो काम हमने सोचा है वो एक के बाद एक पूरे होते जाएं? ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी तरह की भी अड़चन आ सकती है। अक्सर कोई समस्या आती ही है। अक्सर कोई समस्या तो आती ही है। कभी कभी हम काम फौरन पूरे कर कभी कभी ही काम फौरन पूरे होते हैं। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तो सब समझता हूं पर तुम नहीं समझ रहे। पहली बार डकैती कर रहे हो ना? हाँ। अपने पर काबू रखो। हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो कि हमारी सोचों के विपरीत कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम इस नाजुक मौके पर मुझे सब्र का पाठ पढ़ा रहे हो जबकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें मैं या अली कुछ नहीं कर सकते। साला हरामी छाती ठोक कर कहता था कि 10-15 मिनट में वॉल्ट का केबिन खोल देगा। शब्दों को चबाता सुनील कर कह उठा। इतनी जोरदार आवाज वॉल्ट के उभरी वॉल्ट में, क्या वॉल्ट के लोग इसे भूल गए होंगे? वॉल्ट को मैनेजर हो रही खोल सकता है। जगमोहन बोला। अगर वो अपने घर से वॉल्ट आने को चला होगा तो इस बात का इंतजाम रास्ते में कर दिया गया है कि वो वॉल्ट तक ना पहुंचे। कुछ समझ में नहीं आता कि अगर अली इतना एक्सपर्ट नहीं है तो ये काम करने को आगे क्यों आया। इस वक्त अपनी परेशानी पर काबू रखो। इससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। परंतु तुम। इसी पल भीतर वाले कमरे से कुछ आहट उभरी। ये दोनों वॉचमैन भी मुसीबत। तुम यहीं रहो, मैं उन्हें देखता हूं। जगमोहन वहां से पलटा और दूसरे कमरे में प्रवेश कर गया। सुनीलकर गुस्से भरे अंदाज में फर्श के रास्ते वॉल्ट में झांकने लगा। 3 मिनट बाद जगमोहन वापस आया। क्या हुआ? एक को होश आ गया था। वो बंधनों से जोर आजमाइश कर रहा था। जगमोहन नीचे झांकता बोला। मेरे ख्याल में हमें आवाज देकर पूछना चाहिए कि इतनी देर क्यों हो रही है। ऐसा पागलपन मत करना। हमें नहीं पता कि नीचे के क्या हालात हैं। हमारी आवाज कहाँ तक जाएगी? इस कमरे के दरवाजे से बाहर भी हमारी आवाज जा सकती है। खामोश रहो और इंतजार करो। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं नीचे जाऊं क्या? सुनीलकर जैसे काबू से बाहर हो रहा था। जगमोहन ने कठोर नजरों से सुनीलकर को घूरा। चुपचाप रहो। मेरे से भी बात मत करो। जगमोहन के लहजे में खतरनाक भाव उभरे। सुनीलकर गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा। वो अपने पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा था। अगला दृश्य। वार्ड के भीतर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा कि जरा सी भी आहट गूंज उठती। जिस जगह छत के रास्ते देवराज चौहान और अली बख्श नायलॉन की रस्सी के सहारे लटक कर उतरे थे, वो वॉल्ट के केबिनों वाला हिस्सा था और यहीं पर उन्हें आना था। उनका चुना रास्ता बिल्कुल सही था। केबिनों वाला कमरा ज्यादा चौड़ा और लंबा था। दीवार के साथ साथ 5x4 के स्टील के बक्से एक दूसरे से जुड़े रखे थे। उस कमरे में उस लंबे कमरे में तीनों तरफ यही आलम था। उनके ठीक ऊपर ऐसे ही स्टील के बक्से की कतार थी, यानी कि बक्से की लाइन के ऊपर बक्सा, आपस में जुड़े हुए। वॉल्ट की भाषा में इन्हें केबिन कहा जाता था। हर केबिन की स्टील की प्लेट पर केबिन का नंबर लिखा था। इन केबिनों में जाने कितनी बड़ी बड़ी दौलतें मौजूद थी। किसी के लिए यहां तक पहुंचना सपने जैसा था, परंतु वो लोग भीतर पहुंच चुके थे। अली बख्श स्टील की सीढ़ी पर चढ़ा। ऊपर का 316 नंबर का केबिन खोलने का प्रयास कर रहा था। उसका लॉक सिस्टम तो उसने 10 मिनट में ही खोल दिया, परंतु कम्बिनेशन प्लेट पर उलझ गया। मध्यम सी आहटें उठ रही थी उस काम की।
अली बख्श को इस तरह 35 मिनट बीत चुके थे। देवराज चौहान सीढ़ी के पास छोटी सी जगह में टहल रहा था। उसका चेहरा गंभीर, कसा हुआ लग रहा था। रह रहकर उसकी नजर सीढ़ी पर चढ़े अली बख्श की तरफ, उसके हाथों की तरफ उठ रही थी, जो कि कॉम्बिनेशन नंबरों पर व्यस्त थे। जरूरत से कहीं ज्यादा वक्त बीत चुका था। देवराज चौहान को लग रहा था कि जैसे 35 मिनट 35 घंटे बन गए हों। बहुत वक्त लग रहा है अली, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। जानता हूं, काम में व्यस्त अली कह उठा। मुझे खुद चिंता हो रही है। इसमें पासवर्ड का चक्कर है, वरना इसे खोलना 5 मिनट का काम होता। इस कॉम्बिनेशन प्लेट में पासवर्ड का भी ऑप्शन है। पहले पासवर्ड हटाना होगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन प्लेट काम करेगी। 4 शब्दों का पासवर्ड है और पहले 3 नंबर मुझे मालूम हो चुके हैं, चौथा ढूंढ रहा। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, पासवर्ड तोड़ने पर ही वक्त लग रहा है। ये नई तरह की कॉम्बिनेशन प्लेट है। कितना वक्त और लगेगा? देवराज चौहान गंभीर था। काम हो रहा है। किसी भी वक्त पासवर्ड का चौथा अंक समझ में आ सकता है। उसके बाद तो 5 मिनट का काम है, अली ने कहा। देवराज चौहान ने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली और टहलने लगा। अगला दृश्य। दरवाजे पर जोरों की थपथपाहट पड़ी। थपथपाहट कुछ तेज थी। जगमोहन और सोनेलकर चौंके। दरवाजे को देखा, फिर दोनों की नजरें मिली। वही वॉचमैन होगा, अपने साथी वॉचमैनों को ढूंढ रहा होगा, जगमोहन धीमे से बोला। मैं देखता हूं, कहकर सोनेलकर आगे बढ़ा। जगमोहन ने उसकी बात थामी तो वो ठिठक कर जगमोहन को देखने लगा। तुम यहीं रुको, मैं उससे बात करके आता हूं, जगमोहन ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुनीलकर ने अपना ध्यान कटे फर्श से नीचे लगा दिया। जगमोहन ने सिटकनी हटाई और थोड़ा सा दरवाजा खोला। बाहर सुधीर कावले मौजूद था। दोनों की नजरें मिली। जगमोहन सुधीर कावले को नहीं पहचानता था, परंतु एक ही निगाह में उसने भांप लिया कि सामने खड़ा एक इंसान खतरनाक है। कावले की आंखों के भाव जगमोहन को सतर्क कर गए। पलक झपकते ही समझ गया कि यह आदमी वॉल्ट से वास्ता रखता है। अली की तरफ से हो रही देरी की वजह से ये वक्त आया, वरना वो निकल चुके होते। फोटोस्टैट के लिए सुबह आना, जगमोहन ने संभले स्वर में कहा। भीतर क्या हो रहा है? कावले ने आंख से कोड़कर पूछा। होना क्या है, फोटोस्टैट हो रही है, पूरी रात का काम है, जगमोहन बोला। मुझे पहले ही नींद आ रही है। मैं भीतर देखना चाहता हूँ। कावले जगमोहन की आंखों में देख रहा था। भीतर क्यों? ऐतराज है? कावले की एकटक निगाह जगमोहन के चेहरे पर थी। आप हैं कौन? सुधीर कावले, नीचे बने डायमंड वॉल्ट का जासूस हूँ। कावले के चेहरे पर सख्त सी मुस्कान उभरी। जगमोहन चौंका। देवराज चौहान से सुधीर कावले का जिक्र सुन चुका था, परंतु तुरंत ही खुद को संभाल लिया। दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन तब तक कावले जगमोहन को का चौंकना भांप चुका था। क्या बात है जनाब, आप भीतर क्यों देखना? तुम बातें करके अपना और मेरा वक्त खराब कर रहे हो। मैं जानता हूं कि भीतर कोई फोटोस्टैट नहीं हो रही। फोटोस्टैट नहीं हो रही? जगमोहन ने हैरानी से कहा। यह बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मुझे भीतर आने दो। कावले की नजरें बराबर जगमोहन के चेहरे पर थी। आप रात के इस वक्त आकर अजीब सी बातें कर रहे हैं। बेहतर होगा कि सुबह। उसी पल कावले ने जेब से रिवॉल्वर निकाल ली, रुख जगमोहन की तरफ किया। बाप रे, जगमोहन घबरा कर बोला। आगे से हटो। कावले का सर कठोर हो गया। जगमोहन फौरन पीछे हटा, सिर्फ 2 कदम पीछे। कावले रिवॉल्वर थामे दरवाजा धकेलकर भीतर आ गया। सुनीलकर से नजरें मिली। अगले ही पल फर्श में बने रास्ते को देख लिया। इसी पल जगमोहन ने खुले दरवाजे को हाथ मारा और कावले पर झपट पड़ा। दरवाजा बंद हो गया था। उसकी मध्यम सी आवाज उभरी थी। जगमोहन कावले से जा टकराया। कावले पीछे को लड़खड़ाया। तब तक सुनीलकर पास आ पहुंचा था। उसने हाथ के वार से कावले के रिवॉल्वर वाले हाथ की कलाई उसने हाथ का वार कावले के रिवॉल्वर वाली हाथ की कलाई पर किया। कावले की कलाई में दर्द उठा। जगमोहन ने जोरों का घूंसा उसके चेहरे पर मारा। कावले के होंठों से कराह निकली। तभी सुनीलकर ने उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पर पुनः हाथ का तीव्र प्रहार किया। रिवॉल्वर कावले के हाथ से छिटककर फर्श पर जा गिरा। दोनों कावले पर सवार हो गए थे, जिससे कावले को संभलने का मौका भी नहीं मिल सका। कावले दीवार से जा लगा। जगमोहन ने बांह उसके गले पर रखी। तभी सुनीलकर ने उसके सिर के बाल मुट्ठी में पकड़े।
सुनीलकर का इरादा कावले का सिर दीवार से टकराने का था। कुछ मत करना, जगमोहन तुरंत कह उठा। कावले जैसे दोनों के बीच फंस गया। क्यों? सुनीलकर गुर्राया। हम यहां जंग जीतने नहीं आए। जगमोहन कावले को देखता सख्त स्वर में बोला, इसे चोट नहीं पहुंचानी है। होंठ भींचे सुनीलकर ने कावले के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़ रखे थे। यह हरामजादा है कौन? वॉल्ट का जासूस है, सुधीर कावले, जगमोहन ने जल्दी से कहा। सत्यानाश, इसने भी मुझे देख लिया। वो वॉचमैन पहले ही देख चुके हैं। मेरा फंसना तो तय है। सुनीलकर गुर्रा उठा। मेरी मानो तो इस हरामजादे को खत्म कर देते हैं, खतरा खत्म। इसकी एक बूंद भी खून नहीं निकले, समझे ना? जगमोहन बोला। गला दबाने से खून नहीं निकलेगा, चुप रह। तेरे को पहले ही भी बताया है कि हम खून खराबा नहीं करते दौलत पाने के लिए। पर हम फंस जाएंगे, ये हमारी पहचान करा देगा। सुनीलकर ने दांत पीसकर कहा, फिर कावले को देखकर बोला, हरामी कहीं के, तुझे रात को भी नींद नहीं आई जो इधर उधर भटक रहा है? तू यहाँ आया ही क्यों? कावले का गला जगमोहन की बांह से अभी तक दबा था। उसने हाथ के इशारे से बांह हटाने को कहा। ऊंची आवाज ना निकले तेरी, जगमोहन ने दांत भींचकर कहा। कावले की नजर जगमोहन पर टिकी। जगमोहन ने कावले की गर्दन से बांह हटाई तो कावले ने गहरी सांस ली। सुनीलकर ने उसके सिर के बाल अभी भी मुट्ठी में जकड़ रखे थे। तुम लोग वॉल्ट में डकैती कर रहे हो? कावले कह उठा। जुबान बंद रख, सुनीलकर गुर्रा उठा। मेरी मानो तो निकल जाओ यहां से। अगर वॉल्ट में डकैती की तो बच नहीं सकते, कावले ने सख्त स्वर में कहा। सुनीलकर ने कावले का सिर दीवार से टकरा दिया। कावले के होंठों से करा निकली, दोनों हाथों से सिर थाम लिया। तेरी जान नहीं लेनी तो इसका यह भी मतलब नहीं कि तू कुछ भी बोले। तेरी जान नहीं लेनी तो इसका यह भी मतलब नहीं कि तू कुछ भी बोले, सुनीलकर ने खतरनाक स्वर में कहा। इस वक्त हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि डकैती करें या ना करें, पुलिस हमारे पीछे जरूर पड़ेगी। डकैती नहीं करोगे तो जुर्म कम हो जाएगा, कावले अपने सिर को टटोलता कह उठा। तुम अकेले आए हो? जगमोहन ने पूछा। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो मैं अकेले आया। अगर मेरे साथ कोई होता तो इस वक्त यहाँ कुछ और हो रहा होता। वॉल्ट में किसी को बताकर आए हो या? वॉल्ट वाले जानते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, कावले ने कहा। तो वो तुम्हारी तलाश में यहाँ आ सकते हैं? जगमोहन के होंठ भिज गए। मेरी वापसी में देर हुई तो वॉल्ट वाले मुझे ढूंढने जरूर आएंगे, कावले मुस्कुराया। तुम लोग वॉल्ट में डकैती करने में कामयाब नहीं हो सकते। रास्ता बढ़िया सोचा वॉल्ट में प्रवेश करने का। कावले ने कटे फर्श की उस जगह को देखा। तुम्हें यहां तक पहुंचने का ध्यान कैसे आया? जगमोहन ने कठोर स्वर में पूछा। मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों ने फर्श काट कर रास्ता बनाया है। अब समझ सकता हूं कि वॉल्ट वालों को फर्श का टुकड़ा वॉल्ट में गिरने की आवाज सुनाई दी होगी, परंतु आवाज उभर कर शांत हो गई और किसी को समझ में नहीं आया कि आवाज कहां से आई। सब कुछ ठीक दिखा तो ये सोचना ज्यादा कठिन नहीं था कि वॉल्ट आवाज के भीतर से आई है। ऐसे में मैं वॉल्ट के ऊपर का हिस्सा देखने आया कि कहीं यहाँ यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं, और मेरा ख्याल सही निकला। पर मेरा यकीन करो, तुम लोग वॉल्ट में से कुछ भी नहीं ले सकते। वहां पर कॉम्बिनेशन काम करता है। लॉक्स खोल भी लिए तो कॉम्बिनेशन नंबर नहीं खोला जा सकता। जगमोहन पलटा और नीचे गिरी रिवॉल्वर उठा ली। अब इसका क्या करना है? सुनीलकर ने कावले पर नजरें टिकाई जगमोहन से पूछा। इसके हाथ पांव बांधने का इंतजाम कर। जगमोहन ने रिवॉल्वर जेब में रखी। इस पर प्लास्टिक की सुतली काम नहीं करेगी, ये वॉचमैन नहीं है। कोई सख्त चीज होनी चाहिए इसके हाथ पांव बांधने के लिए। सुनीलकर दूसरे कमरे में चला गया। तुम लोगों ने वॉचमैन को भी बांध रखा है? कावले ने पूछा। हाँ, साथ वाले कमरे में, कावले ने उधर देखा। दिमाग बहुत काम करता है तेरा, जगमोहन ने घूरा। तुम लोगों ने इस बात का इंतजाम कर रखा था कि जब वॉल्ट से मैनेजर साहब को फोन जाए, मैनेजर साहब अपने घर से वॉल्ट के लिए निकले तो रास्ते में एक्सीडेंट करा दिया जाए कि वो वॉल्ट तक ना पहुंच सके। बोला तो तुम्हारा दिमाग बहुत काम करता है, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। मैं ये नहीं सोचा कि अपने घर से चलने से पहले मैनेजर साहब मुझे फोन कर सकते हैं। सच में ये नहीं सोचा था। अगले ही पल सुधीर कावले ने वो किया जिसकी जगमोहन को जरा भी उम्मीद नहीं थी। कावले ने तूफानी अंदाज से जगमोहन पर छलांग लगा दी, सीधा जगमोहन से जा टकराया।
जगमोहन के पांव उखड़े और वो पीछे को कूलों के बल नीचे जा गिरा। इससे पहले कि संभलता, कावले भी उसके ऊपर आ गिरा। जगमोहन के होठों से कराह निकली। उसने तड़प कर अपने ऊपर पड़े कावले को पीछे हटाने की चेष्टा की। सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि जगमोहन को समझने संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। इससे पहले कि जगमोहन कावले को अपने ऊपर से हटाता, कावले का जोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। जगमोहन तड़प उठा, अपने ऊपर पड़े कावले को जोरों से झटका दिया। तभी कावले का घूंसा जगमोहन की कनपट्टी पर पड़ा। जगमोहन की आंखों के सामने लाल पीले तारे नजर आए। वो समझ गया कि कावले उसे बेहोश कर देना चाहता है कि उसके बाद सुनीलकर से निपट सके। जगमोहन ने लाल पीले तारों पर काबू पाने की चेष्टा की। कावले ने एक हाथ जगमोहन की गर्दन पर रखा और दबाया। जगमोहन ने तुरंत दोनों हाथों से कावले की गर्दन से पकड़ हटाने की चेष्टा की। पूरा जोर लगा दिया, परंतु कावले की पकड़ को न हटा पाया। दबाव बढ़ गया। जगमोहन की सांस फंसने लगी। इसी पल जगमोहन ने कावले के दूसरे हाथ से उसकी पैंट की जेब के पास सरकते पाया। इसी पल जगमोहन ने कावले के दूसरे हाथ को उसकी पैंट की जेब के पास सरकते पाया तो समझ गया कि कावले उसकी जेब से अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश में है। यह खतरनाक बात थी। कावले के हाथों में रिवॉल्वर पहुंच गया तो मुसीबत बढ़ सकती थी। जगमोहन ने पूरी ताकत लगा दी कावले को अपने ऊपर से हटाने की, परंतु कावले की पकड़ और ऊपर पड़े कावले की जकड़न बेहद मजबूत थी। कावले का चेहरा जगमोहन के चेहरे पर झुका हुआ था। कावले के चेहरे पर विश्वास से भरे सख्त भाव नजर आ रहे थे। उसका हाथ जगमोहन की जेब में पड़ी रिवॉल्वर के पास पहुंचने की कोशिश में था। हाथ की उंगलियां जेब में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढ रही थी। जगमोहन। तभी जगमोहन के कानों में देवराज चौहान की आवाज पड़ी। आवाज सुनते ही कावले के होंठ भिज गए। कटे फर्श के नीचे से आवाज आई। जगमोहन ने अपने ऊपर पड़े कावले को देखा। दोनों की नजरें मिली। जगमोहन समझ चुका था कि देवराज चौहान और अली ने अपना काम पूरा कर लिया। ऐसे में ये नाजुक वक्त था। अब उन्हें यहां से निकलना था। कावले बहुत गलत मौके पर आया था। कितने लोग हो तुम? कावले ने पूछा। जगमोहन को कावले की ज्यादा चिंता नहीं थी। दूसरे कमरे से कभी भी सुनीलकर बाहर आ सकता था, परंतु इतना तो समझ गया कि कावले खतरनाक इंसान है। मुकाबला करने का हर दाव पेच जानता है। सुनीलकर। देवराज चौहान की मध्यम सी आवाज पुनः सुनाई दी। जगमोहन ने उसी पल दोनों हाथ बढ़ाकर कावले की गर्दन पकड़ी और पूरी ताकत से दबा दी। कावले छटपटाया तो जगमोहन ने पूरी ताकत से उसे अपने ऊपर से उछाल दिया। कावले छिटक कर पास के फर्श पर जा गिरा। जगमोहन फुर्ती से उछलकर खड़ा हुआ। तब तक कावले भी खड़ा हो चुका था। उसने एक निगाह दूसरे कमरे के दरवाजे पर मारी। सुनीलकर अभी तक वापस नहीं लौटा था। दोनों ने शिकारियों की तरह एक दूसरे को देखा। जगमोहन। नीचे से पुनः देवराज चौहान की मध्यम से आवाज आई। आता हूं। कावले को देखते जगमोहन ने देवराज चौहान को जवाब दिया। इसके साथ ही धीरे धीरे कावले की तरफ बढ़ने लगा। कावले सतर्क हो उठा। सावधानी से जगमोहन पर निगाह रखे जरा जरा पीछे हटा। जगमोहन ने आगे बढ़ने का वही अंदाज जारी रखा। आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। अगले ही पल कावले जोरों से लड़खड़ाया। जगमोहन जानता था कि ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। कावले के ठीक पीछे फर्श का कटा हुआ हिस्सा था। पीछे हटते कावले का पैर उसी फर्श के उसी खाली हिस्से में पड़ गया। कावले बुरी तरह से लड़खड़ाया। उसने संभलने की चेष्टा की। तब तक दूसरा पांव भी उस खाली जगह में पड़ चुका था। जगमोहन के देखते ही देखते कावले फर्श के कटे हिस्से में गिरता चला गया। नीचे उसके गिरने की आवाज ऊपर तक आई। तभी सुनीलकर दूसरे कमरे से निकलता बोला, ये देख, दोनों के कच्छों के नाड़े खोल कर लाया हूं हाथ पांव बांधने को। कहते कहते सुनीलकर ठिठक गया। कमरे में निगाह गई और हैरानी से कह उठा, वो कमीना कहाँ गया? नीचे। जगमोहन ने कहा और आगे बढ़कर फर्श के कटे हिस्से से नीचे झांकने लगा। सुनीलकर पास आता उलझन से कह उठा, ये कैसे हो गया? उसने भी नीचे झांका। अगला दृश्य। अलीबख्श कैबिन का कॉम्बिनेशन नंबर खोलने में सफल हो गया। इसके साथ ही कैबिन के पल्ले खुल गए। भीतर पड़े तीनों सूटकेस चमक उठे। अली सूटकेसों को देखता कह उठा, यही है? हाँ, 3 सूटकेस ही थे। बाहर निकालो, मुझे पकड़वाओ। देवराज चौहान जल्दी से कह उठा।
अली ने सबसे पहले दोनों सूटकेसों के ऊपर रखा सूटकेस पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ये तो बहुत भारी है, अली बोला। तीनों सूटकेसों में दुनिया भर के नायाब हीरे जवाहरात भरे हैं, ये तीनों भारी ही हैं। देवराज चौहान बोला, जल्दी करो। अली बख्श ने पुनः सूटकेस को बाहर खींचने की चेष्टा की, लेकिन वो जरा सा ही सरका पाया। तुम्हें ऊपर आना पड़ेगा, मैं सीढ़ी पर खड़ा हूं, इस वजह से ज्यादा ताकत नहीं लगा पा रहा। इसे बाहर खींच भी लिया तो संभालना कठिन हो जाएगा। अली सूटकेस को देखता कह उठा। देवराज चौहान दूसरी तरफ से सीढ़ी पर चढ़ गया। दोनों ने 2 मिनट में ही तीनों सूटकेस नीचे रख लिए। इसके बाद अली ने जेब से रुमाल निकाला और केबिन के पल्लों की हर उस जगह को अच्छी तरह से साफ करने लगा जहां उसकी उंगलियों के निशान थे। देवराज चौहान ने एक एक करके तीनों सूटकेसों को वहां पहुंचाया जहां फर्श का कटा टुकड़ा गिरा था और ऊपर की छत का वो हिस्सा खाली नजर आ रहा था। ऊपर देखा तो कोई भी झांकता नहीं दिखा। देवराज चौहान कुछ पल ऊपर देखता इंतजार करता रहा कि कोई नीचे झांके। अली बख्श पास आ पहुंचा। ऊपर देखा, वो झूला फेंक रहे हैं। कोई दिख क्यों नहीं रहा ऊपर? देवराज चौहान की निगाह ऊपर थी। उन्हें नीचे देखते होना चाहिए था, अली बख्श ने कहा। जगमोहन, तभी देवराज चौहान ने आवाज लगाई। दोनों की निगाह ऊपर थी। पासवर्ड डाल रखा था कॉम्बिनेशन में, अली सिर हिलाकर बोला। पासवर्ड की वजह से मामला अटक गया, नहीं तो काम 5-10 मिनट का ही था। जो भी हो, मेरी वजह से काफी वक्त लग गया। इन सूट केसों के साथ हम यहां से बाहर निकल गए तो काम में सफल हो जाएंगे, देवराज चौहान बोला। अब तो कोई रुकावट नहीं है निकलने में। देवराज चौहान बराबर ऊपर देख रहा था। उसे हैरानी हुई कि पुकारने पर भी किसी ने नीचे नहीं झांका। कोई ऊपर दिख क्यों नहीं रहा? अली कह उठा। ऐसा नहीं होना चाहिए, देवराज चौहान बोला। सब ठीक हो? अली बख्श चिंता में दिखा। सुनीलकर, देवराज चौहान ने पुनः पुकारा। दोनों की निगाह ऊपर रही, लेकिन पुकारने के जवाब में कुछ भी नहीं मिला। अली बख्श ने परेशान नजरों से देवराज चौहान को देखा। गड़बड़ है कुछ? देवराज चौहान के होंठों में कसाव आ गया। कैसी गड़बड़? पता नहीं, पर कुछ ठीक नहीं है ऊपर। जगमोहन कभी भी लापरवाह नहीं होता। वो ऊपर से जवाब नहीं दे रहा तो वो सीढ़ी लाऊं? अली बख्श ने उस एल्युमिनियम की सीढ़ी को देखकर कहा। वो छोटी रहेगी। होंठ भींचे देवराज चौहान ऊपर देखता रहा। अगर ऊपर गड़बड़ हुई तो हम भी नहीं बच सकेंगे। ये वॉल्ट हमारे लिए चूहेदान साबित होगा। अली बख्श व्याकुल स्वर में कह उठा। हमें ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। सीढ़ी छोटी रहेगी, परंतु कुछ जुगाड़ भिड़ाकर। देवराज चौहान की गंभीर निगाह अली बख्श पर जा टिकी। अगर ऊपर कुछ गड़बड़ है तो उस स्थिति में हमारे ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं होगा। कोशिश तो करनी चाहिए, अली बख्श ने जल्दी से कहा। जरूर कोशिश होगी, जरूर कोशिश होगी, देवराज चौहान ने पुनः ऊपर देखते हुए आवाज लगाई। जगमोहन। जवाब में जगमोहन की आवाज आई। अली बख्श ने गहरी सांस लेकर कहा, सब ठीक है। मुझे नहीं लगता। देवराज चौहान की निगाह ऊपर ही थी। क्यों? जगमोहन या सुनीलकर में से किसी को भी सामने आ जाना चाहिए था। वो जानते हैं कि हमें देर हो चुकी है। वो किसी काम में व्यस्त होंगे। यहाँ उन्हें इस काम के अलावा कोई काम नहीं है तो वो काम हमारे मतलब का नहीं हो सकता। तुम्हारी बात मेरी समझ से बाहर है, अली बख्श बोला। ऊपर देखो। ऊपर देखते देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। अली बख्श ने फौरन ऊपर देखा। ऊपर कोई नजर आया। उसकी पीठ थी इस तरफ। वो आधा अधूरा नजर आया था। देखते ही देखते वो कुछ और पीछे हुआ और अगले ही पल फर्श की कटी जगह से नीचे गिराया। देवराज चौहान ने नीचे गिरते कावले को बाहों में संभालने की चेष्टा की। वो कुछ संभला कुछ नहीं, परंतु इससे कावले को चोट लगने को बच गई। वो फर्श पर जा लुढ़का। ये कौन है? अली बख्श के होठों से निकला। कावले को चोट नहीं आई, परंतु वो कावले को चोट नहीं आई थी। वो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। देवराज चौहान ने सुधीर कावले को देखा तो चौंका। यही हाल कावले का हुआ। तुम? कावले की आंखें सिकुड़ी। तो वॉल्ट लूटने की देर से तैयारी चल रही थी तुम्हारी? ये तुम्हें जानता है? अली बख्श ने देवराज चौहान से कहा। तुम्हें तो इस वक्त अपने घर पर होना चाहिए था, देवराज चौहान कह उठा। तुम कौन हो? कावले ने अली बख्श पर नजर मारी। देवराज चौहान कावले को देखता रहा।
ये कौन है? अली बख्श ने पूछा। सुधीर कावले, वॉल्ट का जासूस। ये यहाँ कैसे आ गया? अली बख्श परेशान स्वर में बोला। तभी ऊपर से सुनीलकर की आवाज आई। छोड़ना नहीं इस साले को। ये अकेला है या साथ में और लोग भी हैं? कावले को देखते ही देवराज चौहान ने पूछा। अकेला आया है, बहादुर जो ठहरा। ऊपर से जगमोहन की आवाज आई। कावले सूटकेसों पर नजर मारकर कह उठा। सिर्फ 3 सूटकेस ही ले जा रहे हो? इतना ही चाहिए, देवराज चौहान बोला। जाने की क्या जल्दी है, थोड़ा और सामान इकट्ठा कर लो, यहाँ बहुत दौलत है। कावले के स्वर में खतरनाक भाव थे। इतने ही चाहिए? ये तीनों सूटकेस कुछ दिन पहले ही वॉल्ट में रखे गए हैं। रखने वाले का चेहरा अभी तक मुझे याद है। तुम लोग यहाँ आए और सिर्फ इन्हीं सूटकेसों को ले जा रहे हो, तो स्पष्ट है इन्हीं के लिए ही तुम लोग वॉल्ट में डकैती कर रहे हो। सुधीर कावले देवराज चौहान पर निगाह रखे कह उठा। लेकिन अब तुम सफल नहीं हो सकते, मैं तुम लोगों को रोकूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, देवराज चौहान बोला। तभी कावले ने देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। दोनों टकराए। देवराज चौहान लड़खड़ाया। कावले का घूंसा देवराज चौहान के पेट में जा लगा, वो दोहरा होता चला गया। तभी कावले ने देवराज चौहान के सिर के बाल मुट्ठी में पकड़े और चेहरे पर घूंसा जड़ दिया। देवराज चौहान उसी पल पीछे को फर्श पर बिछे कारपेट पर जा गिरा। सब कुछ अचानक हुआ था। देवराज चौहान को संभलने का मौका न मिल सका था। परंतु ये सब होने के बाद उसका दिमाग स्वीकार कर चुका था कि सुधीर कावले उसके लिए अड़चन बनने जा रहा है। गिरते ही देवराज चौहान तुरंत संभला कि उसी पल ठिठक भी गया। नजरें अली बख्श पर जा टिकी थी। अली बख्श के चेहरे पर खतरनाक भाव और नाच रहे थे। हाथ में लंबा चाकू था जिसका हत्था पीतल का था और फल 8 इंच लंबा। वो वैसी नजरों से सुधीर कावले को देख रहा था। देवराज चौहान उसी पल उठ खड़ा हुआ। वो समझ गया कि अली बख्श हमले की तैयारी में है। नहीं अली, इसकी जान नहीं। तब तक अली चाकू थामे कावले पर झपट चुका था। बहुत तेजी दिखाई अली बख्श ने। कावले चाकू के वार से खुद को बचाने को तैयार था। तभी अली का पांव नीचे गिरे पड़े लेंटर के टुकड़े में अटका। अली जोरों से लड़खड़ाया और बैलेंस बिगड़ गया। ऐसे में गिरते गिरते वेग के साथ उसका सिर कावले के पेट से जा टकराया। दोनों धड़ाम से एक के ऊपर एक गिरे। कावले पीठ के बल नीचे गिरा, ऊपर अली बख्श पेट के बल। कावले के होंठों से पीड़ा भरी चीख निकल गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी चाकू अली के हाथ में ही दबा था, जिसका कि उसे एहसास था। गिरते ही उसने चाकू वाला हाथ ऊपर किया। वो कावले की गर्दन पर वार करने जा रहा था और गिरते ही उसने गिरते ही उसने चाकू वाला हाथ ऊपर किया। वो कावले की गर्दन पर वार करने जा रहा था और कावले इस वार के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि गिरने से उसके कंधे को झटका लगा था, वहां दर्द हो रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि अली का वार कामयाब हो जाता। उसी पल चाकू वाला उठा हाथ नीचे जाता कि तभी देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़ मुझे, अली गुर्रा उठा। होश में आ अली, इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं। खत्म करने दे मुझे इस हरामी को। देवराज चौहान ने अली बख्श के हाथ से चाकू छीन लिया। अली बख्श ने गुस्से से देवराज चौहान को देखा। नीचे दवा कावले होंठ भींचे दोनों को बारी बारी देख रहा था। होश में आओ अली, तुम मेरे साथ डकैती कर रहे हो। यह मेरा काम है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, देवराज चौहान ने कहा। अली कावले के ऊपर अधलेटा सा था। इसे मैं संभाल लूंगा, देवराज चौहान बोला। तुम सूटकेसों को ऊपर पहुंचाने में लग जाओ। तुम लोग वॉल्ट में रखा माल नहीं ले जा सकते, कावले ने सख्त स्वर में कहा। मैं तभी अली का जोरदार घूंसा कावले के गाल पर पड़ा। कावले छटपटा उठा। उसने अली पर झपटना चाहा, तभी देवराज चौहान ने कावले की छाती पर हाथ रखकर उसे दबा दिया। कावले दांत भींचकर देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान की निगाह कावले पर थी, पर उसने अली से कहा, उठ अली, जो कहा इस काम पर लग जा। अली कावले के ऊपर से हटा और सूटकेसों की तरफ बढ़ते छत की तरफ देखा, जहां के रास्ते से जगमोहन और सनलिकर नीचे झांक रहे थे। झूला लटकाओ, अली सूटकेसों के पास पहुंचकर छिटका। उसी पल ऊपर से झूला नीचे लटका दिया गया। वो फर्श को छू रहा था। झूले के दोनों सिरे जगमोहन और सुनीलकर के हाथों में थे। अली ने जरा जरा करके सूटकेस को सरकाकर झूले के पास किया और फिर एकदम से उठाकर झूले के बीचों बीच रख दिया। तो ऊपर से सुनीलकर और जगमोहन झूला ऊपर खींचने लगे। सूटकेस भारी था, परंतु झूले के बीचों बीच पड़ा था। वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाने लगा।
सुधीर कावले और देवराज चौहान की नजरें मिली। देवराज चौहान के हाथ में अली वाला चाकू था, जिसे कि उसने दूर फेंक दिया। तुम ये डकैती नहीं कर सकते, कावले दांत भींचे कह उठा। उड़ो मत, डकैती हो रही है। हम सूटकेसों के साथ बाहर निकलने वाले हैं। तुम हमें नहीं रोक सकते। अब भी कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें ही तकलीफ होगी। देवराज चौहान शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, क्या हो गया? कावले की निगाह झूले में फंसे ऊपर जाते सूटकेस पर पड़ी, फिर देवराज चौहान से कहा, तुम हो कौन? देवराज चौहान। देवराज चौहान? वो डकैती मास्टर देवराज चौहान? कावले की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान ने हौले से हाँ में सिर हिलाया। हैरानी है कि ये तुम ही हो। सुधीर कावले के स्वर में अविश्वास के भाव थे। देवराज चौहान की सतर्क निगाह कावले पर थी। कावले दर्द करता अपना कंधा दबाता बोला, तुमने उसे चाकू का वार क्यों नहीं करने दिया? मेरी डकैती में खून खराबे की जगह कभी नहीं होती। दौलत ले जाना और खून बहाना दो अलग अलग बातें हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने कभी खून नहीं बहाया? बहुत बहाया है, पर वो अलग मुद्दे होते हैं। लेकिन डकैती के दौरान कभी खून नहीं बहाया। सुधीर कावले ने गहरी नजरों से देवराज चौहान को देखा। कुछ करने की मत सोचना, देवराज चौहान फौरन बोला। मैं कुछ नहीं कर रहा, कावले बोला। ये वॉल्ट इतना बड़ा है, पर तुमने इधर से एक ही केबिन में रखे 3 सूटकेस उठाए, जबकि तुम यहां से काफी कुछ ले जा सकते थे। ये काम भी मैं मजबूरी में कर रहा हूं। मुझे बताओगे कुछ? उस दिन मैं जिस आदमी के साथ आया था, याद है तुम्हें? याद है। उसका नाम जैम डिमोरा है। वो हांगकांग अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखता है। उसने मेरे दोस्त को कैद कर रखा है। ये तीनों सूटकेस और इसमें पड़ी दौलत जैम डिमोरा की है, जो कि मेरे दोस्त की गलती की वजह से उसके हाथ से निकल गई, और उसने मेरे दोस्त को कैद कर लिया। अगर उसे दौलत वापस ना मिली तो वो मेरे दोस्त को मार देगा। तो इसलिए तुम ये तीनों सूटकेस ही ले जा रहे हो? हाँ। जो इन्हें रखने आया था वो कौन था? विनय बरूटा। वो भी डकैतियां करता है और जैम डिमोरा का दोस्त है, परंतु उसने जैम डिमोरा को किसी प्रकार धोखा देकर उसकी दौलत हथिया ली और इस वॉल्ट में रख दी। देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। समझा। तो ये है सारा मामला, सुधीर कावले ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मैं वॉल्ट का जासूस हूं, मेरी ड्यूटी है कि वॉल्ट में चोरी न होने दूं। हो जाए तो दौलत को वापस तलाश करूं और चोरों को कानून तक पहुंचाऊं। मुझे अफसोस है कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकोगे। कावले देवराज चौहान पर चीते की तरह झपट पड़ा। देवराज चौहान को उसकी हरकत का पहले ही आभास हो गया था। उसने अपनी बाहें खोली तो कावले उसकी छाती से आ टकराया। देवराज चौहान ने उसे बाहों में भींच लिया। आजाद होने के लिए कावले छटपटाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। कावले का शरीर जैसे शिकंजे में फंस चुका था। मैंने तुमसे कहा था। देवराज चौहान की नजर खाली झूला नीचे आने पर पड़ी। एक सूटकेस ऊपर पहुंच चुका था। अब अली दूसरे सूटकेस को झूले पर रखने की तैयारी में था। कोई हरकत मत करना सुधीर कावले, परंतु तुम माने नहीं। इसके साथ ही देवराज चौहान ने एक बांह से कावले को जकड़ा, दाएं हाथ का अंगूठा उसकी कनपट्टी पर रखा और पूरी ताकत के साथ दबा दिया। कावले तड़पा। आह सी निकली होंठों पर। आह सी निकली होंठों से। आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाचे। देवराज चौहान के अंगूठे का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा था और एकाएक कावले बेहोश होकर देवराज चौहान की बाहों के शिकंजे में झूल गया। देवराज चौहान ने कावले को संभाला और आहिस्ता नीचे लिटाने के बाद अली के पास जा पहुंचा। इस वक्त झूले में फंसा दूसरा सूटकेस धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा था। अगला दृश्य। 3:35 पर सुनीलकर सीढ़ियां उतरकर उस बिल्डिंग से निकला और खुले में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पीली स्ट्रीट लाइटों से सड़क जगमगा रही थी। कभी कभार इक्का दुक्का वाहन सड़क पर तेजी से निकल जाते। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। सुनीलकर ने पल भर ठिठक कर हर तरफ नजर मारी। सब कुछ सामान्य था। अगले ही पल वो सड़क पार करता 100 कदम पीछे खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। वहां उनकी 2 कारें खड़ी थी, जिस पर वो शाम को यहां पहुंचे थे। सड़क पार की और कारों की तरफ बढ़ते उसने डायमंड वॉल्ट के हिस्से की तरफ नजर मारी।
डायमंड वार्ड का नियॉन साइन बोर्ड शानदार रोशनी के साथ चमक रहा था। दो गनमैन मुख्य गेट के बाहर खड़े दिख रहे थे। भीतर पर्याप्त रोशनी थी, सब कुछ शांत दिख रहा था। दोनों गनमैनों के पास एक कार खड़ी थी। सुनीलकर समझ गया कि वो कार वॉल्ट के जासूस सुधीर कावले की ही होगी। कारों की तरफ बढ़ते उसी तरफ किनारे पर खड़ी काली वैन को भी सुनीलकर ने देखा। ये मिनी बस के साइज की वैन थी और जब वो सरस्वती मेंशन की पहली मंजिल पर गए थे तब ये वैन यहाँ नहीं थी। वो वैन को यहाँ देखते आगे बढ़ता रहा। वैन में कोई हलचल नहीं थी, शायद कोई पार्क कर गया हो। सुनीलकर वैन के पास से निकलता कारों की तरफ बढ़ता जा रहा था। वैन की उसने जरा भी परवाह नहीं की। वो तो सोच रहा था कि देवराज चौहान के साथ मिलकर उसने काम किया है और वो सफल रहे। तीनों सूटकेस उनके कब्जे में थे। सूटकेसों के लिए वो नीचे आ रहा था सूटकेसों को लिए वो नीचे आ रहे थे। अगले 10 मिनट में उन्होंने यहाँ से पूरी तरह से निकल जाना था। वो खुश था कि समस्याएं आने के बाद भी वो डकैती में सफल रहे। देवराज चौहान ने उसे 5 करोड़ देने का वादा किया था। उसके लिए 5 करोड़ छोटी रकम नहीं थी। साथ ही इस बात का हौसला था कि देवराज चौहान जल्द ही उसे पुनः किसी डकैती में लेगा और तब उसके हिस्से काफी बड़ी मोटी रकम आएगी। इन हालातों से सुनलकर खुश था। कार के पास पहुंचकर ठिठका। आसपास नजर मारते उसने कार का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद कार को स्टार्ट किया और हेडलाइट जलाए बिना कार को आगे बढ़ाया और सड़क पार करता सरस्वती मेंशन की ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास रोक दिया। यहां से भीतर ठीक सामने ऊपर जाने वाली सीढ़ियां नजर आ रही थी। वहां एक वॉचमैन भी खड़ा था। ट्यूबलाइट की रोशनी हो रही थी। सुनीलकर ने इंजन बंद कर दिया। उसकी नजरें ठीक सामने थी। इंतजार था देवराज चौहान, जगमोहन, अली बख्श का सूटकेसों के साथ बाहर आने का। अब यहाँ रुकने में उसे बेचैनी हो रही थी। वो चाहता था कि सूटकेसों के साथ तुरंत यहाँ से निकल जाए। 5 मिनट बाद उसने जगमोहन और अली बख्श को सूटकेसों के साथ बाहर आते देखा। दोनों ने दाएं बाएं से उस भारी सूटकेस को उठा रखा था। सुनीलकर का दिल धड़क उठा। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला और चाबी से पीछे डिग्गी को खोल दिया। उसके देखते ही देखते वो दोनों सूटकेसों को उठाए पास पहुंचे। सूटकेस को सीधा डिग्गी में रखा और तेजी से वापस चले गए। सुनीलकर ने डिग्गी बंद की और चाबी घुमा दी। डिग्गी में एक ही सूटकेस आ सकता था। वो बड़ा सूटकेस था। बाकी दोनों सूटकेस पीछे वाली सीट पर रखे जाने थे। सुनीलकर ने देखा वॉचमैन उन्हें देख रहा था, पर उसने रोका टोका नहीं। यही सोचा होगा उसने कि किसी ऑफिस के लोग होंगे, ये अपना कोई सामान ले जा रहे होंगे। 5 मिनट बाद जगमोहन और अली बख्श पुनः आते दिखे। दूसरा सूटकेस उठा रखा था। सुनीलकर ने कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। वो जल्दी से पास पहुंचे और सूटकेस को कार की पीछे की सीट पर रख दिया। तभी सामने की सीढ़ियां उतरता देवराज चौहान दिखा। उसने किसी तरह तीसरे सूटकेस को उठा रखा था। उसी पल वहां खड़े वॉचमैन ने आगे बढ़कर सूटकेस को सहारा दिया और उसके साथ ही सहारा दिए कार तक लाने लगा। काफी भारी है, वॉचमैन बोला। उसने एक तरफ से सूटकेस उठा रखा था। हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। क्या है इसमें? ऑफिस के पेपर हैं, कल शिफ्ट करना है ऑफिस, ये जरूरी कागजात है। वो कार तक पहुंचे। जगमोहन और सुनीलकर ने सूटकेस को कार के पीछे की सीट पर डाल दिया। देवराज चौहान ने जेब से 100 का नोट निकालकर वॉचमैन को दिया। वॉचमैन सलाम ठोकता वापस चला गया। कार के पीछे के दरवाजे बंद हो चुके थे। निकलो यहां से, देवराज चौहान बोला। जगमोहन, इस कार को अली बख्श के साथ लेकर साइन की मार्केट की पार्किंग में पहुंचो। मैं सुनीलकर के साथ वहां पहुंच रहा हूँ। इस बीच जैम डिमोरा से बात करके सोहनलाल और सूटकेसों की अदला बदली की जगह फिक्स करूंगा। मेरे फोन के इंतजार में जैम डिमोरा तैयार बैठा होगा और विनय बरूटा की बात मत भूल जाना। जगमोहन ने सतर्क किया। उसने इस दम पर अपने हाथाई दौलत लुटने दी कि जैम डिमोरा अपने हीरे जवाहरातों का संग्रह वापस पाकर सोहनलाल को नहीं लौटाएगा। ये बात याद है मुझे। हमें इस बात की तैयारी रखनी होगी। जैम डिमोरा से मिलते वक्त की क्यों बातों में वक्त खराब कर रहे हो? सुनीलकर झुंझुलाया। यहां से निकल चलो। आओ अली, जगमोहन पलटते हुए बोला। ये क्या? तभी अली बख्श के होठों से निकला। जो नजारा जो नजारा देखने को मिला वो उन चारों को हिला देने के लिए काफी था। कम से कम 20 लोग थे जो सतर्कता से दबे पांव पास आकर उन्हें घेर चुके थे। अचानक वो किधर से निकले, कहां से आए, ये उन्हें नहीं पता चल सका। स्पष्ट था कि वो घात लगाए पहले से ही छिपे थे। वो सब घेरे गए थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो चार थे और ये 20 पास में हथियार थे।
देवराज चौहान और जगमोहन के मस्तिष्क में एक ही नाम कौन था? जैम डिमोरा। ये यकीनन जैम डिमोरा के लोग थे। अगले ही पल इस बात की पुष्टि भी हो गई। देवराज चौहान के कानों में उम्मी खुराम की आवाज पड़ी, जिसे उसने फौरन पहचान लिया। कोई शरारत की तो बच नहीं सकोगे देवराज चौहान, उसने कहा। सन्नाटा सा ठहरा। ये कौन है? जगमोहन के होंठों से निकला। ओमी खुराम, देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। जैम डिमोरा का आदमी। फिर देवराज चौहान ने अंधेरे में ओमी खुराम को देखते हुए कहा, इस तरह हमें घेरने का मतलब क्या है? इसका जवाब तो जैम डिमोरा देगा, ओमी खुराम बोला। वो कहाँ है? तभी उनके पास वो काली वैन आ रुकी जिसे सुनीलकर ने सड़क के उस पार खड़े देखा था। चारों की निगाह वैन पर गई। तभी वैन का दरवाजा सरका और कोई बाहर निकला। देवराज चांद ने उसके शरीर के आकार प्रकार से पहचान लिया कि वो जैम डिमोरा है। उसके आदमी ने थोड़ा सा रास्ता दिया तो वो घेरे के बीच में आ पहुंचा। वेल डन देवराज चौहान। जैम डिमोरा का स्वर खुशी से भरा धीमा था। तुमने तो मेरे हीरे जवाहरात, मेरी जान, मेरी कीमती संग्रह लौटा दिया। तुम सच में डकैती के जादूगर हो। गिरीश सोनी सही कहता था कि इस काम को अगर कोई कर सकता है तो वो देवराज ही है। मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया। तुमने तो तुम ये सब क्या कर रहे हो? देवराज चांद सख्त स्वर में बोला। तुम्हें मेरे फोन का इंतजार करना। कैसे करता इंतजार? मैं तो बेसब्र हो चुका था कि मेरे हीरे जवाहरातों का बेशकीमती संग्रह मुझे वापस मिलने वाला है। तुम्हारा फोन आने के बाद मुझे चैन ही कहाँ था। रहा नहीं गया तो मैं यहाँ आ गया। सोहनलाल कहाँ है? देवराज चांद का सर सख्त रहा। बात करते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं, जैम डिमोरा ने सिर हिलाकर कहा। ओमी, तुम इस कार को ले जाओ, तीनों सूटकेस इसमें है। सैम को साथ ले जाना। जी डिमोरा साहब, कहने के साथ ही ओमी खुराम हरकत में आ गया। एक तरफ खड़ा सैम भी कार के पास पहुंचा। तुम ये सूटकेस इस तरह नहीं ले जा सकते जैम डिमोरा। देवराज चांद के होंठों से गुर्राहट निकली। सोहनलाल को घबराओ मत, जैम डिमोरा ने मुस्कुराकर कहा। सोहनलाल की फिक्र मत करो, मैं हूं यहां। मैं तो नहीं जा रहा, बात करते हैं। मेरे हीरे जवाहरात इस तरह खुले में रहेंगे तो खतरा पैदा हो सकता है। इन्हें यहां से चले जाने दो। ओमी खुराम स्टेयरिंग सीट पर और सैम सैम बगल में बैठ चुका था। इन्हें तुम नहीं ले जा सकते। देवराज चांद कार में बैठे ओमी खुराम की तरफ बढ़ा। सोहनलाल को मेरे हवाले। उसी पल देवराज चांद की कमर से रिवॉल्वर आ लगी। देवराज चांद ठिठक गया। उसके दांत भिज गए। ये क्या कर रहे हो जैम डिमोरा? देवराज चांद ने गुर्राकर पूछा। तब तक जगमोहन, सुनीलकर और अली बख्श से रिवॉल्वरें आ सटी थी। तुम तो मेरे से भी ज्यादा बेसब्रे हो। जैम डिमोरा हौले से हंसा। कहा तो है, अभी बात करते हैं सोहनलाल की। ये तुम ठीक नहीं कर रहे डिमोरा, देवराज चांद गुर्राया। जैम डिमोरा कभी भी कुछ भी गलत नहीं करता। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुमने मेरे हीरे जवाहरातों के संग्रह को मुझे लौटाया। तुम नहीं समझ सकते कि ये हीरे जवाहरात मेरे लिए क्या महत्व रखते हैं। सारी जिंदगी बड़ी बड़ी दौलतें खर्च करके दुनिया के कोने कोने में जाकर इन नायाब हीरे जवाहरातों को खरीद कर इकट्ठा करता रहा हूं। विनय बरूटा यूं ही बेईमान नहीं हुआ और मुझे धोखा दे दिया। बात सोहनलाल की हो रही है जैम डिमोरा, जगमोहन गुस्से से बोला। हम लोगों में यह तय हुआ था कि हम तुम्हें सूटकेस देंगे और तुम हमें सोहनलाल को वापस दोगे। सोहनलाल के लिए ही हमने ये काम किया है। हाँ, यही फिक्स हुआ था हम में, जैम डिमोरा ने कहा, फिर अपने आदमियों से बोला। हट जाओ, कार को निकलने का रास्ता दो। ओमी, जाओ, मैं कुछ देर में तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। जैम डिमोरा के लोगों ने रास्ता दिया। ओमी खुराम ने कार स्टार्ट की। यह धोखेबाजी है डिमोरा, तुम गलत कर रहे हो। देवराज चांद भी दांत भींचे कह उठा। कार आगे बढ़ी और घेरे से बाहर निकल गई। घेरा पुनः पड़ गया। तो तुम, जैम डिमोरा हंसकर बोला, सोहन लाल की बात कर रहे थे। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उसे छोड़ दूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा? उसने मेरी दौलत पर हाथ डाला था। वो मेरा मुजरिम, उसकी गलती को हमने सुधारा है। मैंने तुम्हारी दौलत तलाश करके तुम्हारे हवाले कर, उसके लिए मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुमने सच में मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। लेकिन जो गलती सोहनलाल ने की है, उसे मैं भूल नहीं सकता।
मेरा उसूल है कि ऐसे लोगों को कभी जिंदा मत छोड़ो, और सोहनलाल के साथ भी ऐसा ही होगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जैम डिमोरा की टेढ़ी निगाहों से देखने वाला जैम डिमोरा को टेढ़ी निगाहों से देखने वाला, तुम्हारी जबान की कोई कीमत नहीं। जो तुमने सोहनलाल को छोड़ने को कहा था। देवराज चांद गुर्रा उठा। अपने हीरे जवाहरातों को पाने के लिए मैं 100 झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन इतना भी बेईमान नहीं हूं कि तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकूं। वैसे तुम मेरे सामने चूहे जैसी अहमियत रखते हो। मैंने कभी भी तुम्हारी परवाह नहीं की और आगे भी नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी में तुम जैसे 36 देवराज चौहान आए और चले गए। जैम डिमोरा हमेशा ही अपनी जगह पर सलामत रहा, कभी बाल भी बांका नहीं हुआ। तो मैं कह रहा था कि मैं इतना भी बेईमान नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ ना सोचूं। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा है, चूहे के लिए। डिमोरा हंसा। ये भूल जाओ कि तुम सोहनलाल को जिंदा वापस पा सकते हो। कभी भी नहीं। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सोहनलाल को मैं 30 दिन जिंदा रखूंगा। तुम्हारे लिए जिंदा रखूंगा कि तुम आओ और सोहनलाल को ले जाओ। लेकिन तुम जैसा चूहा जैम डिमोरा से नहीं टकरा सकता देवराज चौहान। इन 30 दिनों में सिर्फ तड़प कर रह जाओगे। एक बात और जान लो कि मैं वापस हांगकांग जा रहा हूँ। इंडिया मुझे रास नहीं आया। मेरी जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और कल दिन में मैं अपने सूटकेसों के साथ, अपने हीरे जवाहरातों के संग्रह के साथ हांगकांग निकल जाऊंगा। तुम्हें 30 दिन दिए हैं, इसलिए ये वादा मैं निभाऊंगा और सोहनलाल को मैं अपने साथ हांगकांग ले जा रहा हूँ। वो किस्मत वाला है कि विदेशी जमीन पर, खास तौर पे हांगकांग जैसी खूबसूरत जगह पर मरेगा। तुम जैसे चूहे भी हांगकांग तुम जैसे चूहे को भी हांगकांग आना होगा सोहनलाल को बचाने के लिए। मेरी कैद से निकाल कर उसे ले जा सकते हो तो ये करके दिखाओ। पर मुझे पता है कि तुम जैसा चूहा जैम डिमोरा के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि अपनी जान ही गंवा देगा। 30 दिन है तुम्हारे पास, और अपना ये वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। फिर जैम डिमोरा ने अपने आदमी से कहा, इन चारों की तगड़ी ठुकाई करो। इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, उसका इनाम तो इन्हें मिलना चाहिए। कहने के साथ ही जैम डिमोरा पलटकर अपनी वैन की तरफ बढ़ गया। डिमोरा, तुम्हारा ये धोखा तुम्हें बहुत महंगा। देवराज चौहान ने गुर्राहट के साथ कहना चाहा, तभी दो आदमी उस पर टूट पड़े। देवराज चौहान के शब्द अधूरे रह गए। जगमोहन, सुनीलकर और अली पर भी वो लोग झपट पड़े। एक एक को चार चार पांच पांच लोग मारने लगे। जैम डिमोरा वैन में बैठा तो वैन आगे बढ़ गई। यहाँ का नजारा देखने वाला था। दूर खड़े वॉचमैन ने ये सब देखा, परंतु आगे नहीं आया। डायमंड वॉल्ट के बाहर खड़े गनमैनों ने भी झगड़े जैसा कुछ होता देखा, लेकिन वो भी आगे नहीं आए। तभी सुनीलकर की पीड़ा भरी चीख निकली। 10 मिनट तक यही होता रहा। वो 18 लोग देवराज चौहान, जगमोहन, सुनीलकर और अली बख्श को मारते रहे। 10 मिनट में ही इनके बुरे हाल हो गए। फिर वो इन चारों को पड़े छोड़कर पलटे और एक तरफ इशारा किया, तो देखते ही देखते 4 कारें आ रुकी। चारों कारों में ये लोग जा बैठे और कारें आगे बढ़ गई। देवराज चौहान, जगमोहन, अली और सुनीलकर बेसुध से नीचे पड़े करा रहे थे। सबसे ज्यादा बुरी हालत सुनीलकर की लग रही थी। वो बार बार चीख रहा था। दूर खड़ा वॉचमैन अभी भी पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। तभी गाड़ी के इंजन की आवाज कुछ दूर से उभरी। ऐसा लगा जैसे खड़ी गाड़ी एकाएक स्टार्ट हुई हो, और फिर वो तेजी से आगे बढ़ती इन चारों के पास आ रुकी। वो मारुति ओमनी वैन थी। उसकी ड्राइविंग सीट से बरूटा नीचे उतरा और इन चारों के पास पहुंचा। देवराज चौहान को हिलाता कह उठा, देवराज चौहान, तुम होश में हो? मुझे सुन रहे हो? हाँ। देवराज चौहान के होंठों से लड़खड़ाता स्वर निकला। जल्दी से वैन में चलो। कहने के साथ ही विनय बरूटा पास खड़े सुनीलकर के पास पहुंचा, जो कि बार बार चीख रहा था, जल्दी से वैन में बैठो। मैं नहीं बैठ सकता। माँ, मेरी टांग की हड्डी तोड़ डाली कमीनों ने। बरूटा ने आगे बढ़कर जगमोहन और अली बख्श को चेक किया। वो दोनों बेहोश थे। हालात खतरनाक थे, कभी भी पुलिस आ सकती थी। बरूटा ने दूर खड़े वॉचमैन को पुकारा, ए हेलो, इधर आना जरा, इन्हें उठाकर वैन में डालना है। वॉचमैन अनिश्चित सा वहीं खड़ा रहा। आ जाओ, वो लोग चले गए हैं। मैं इन्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। इन्हें गाड़ी में डालने में मेरी सहायता करो। वॉचमैन उसी पल पास आने लगा। तुम उठ नहीं रहे देवराज चौहान? विनय बरूटा कह उठा। मेरे कंधे और पाँव में बहुत दर्द हो रहा। चलो मैं तुम्हें उठाता हूँ, बरूटा ने झुकते हुए कहा। तभी वॉचमैन पास आ रुका।
तुम 1 मिनट रुको भैया, मैं इसे वैन तक पहुंचा दूं, बरूटा बोला। बहुत बुरा मारा इन लोगों को उन्होंने, वॉचमैन बोला। वो बहुत ज्यादा लोग थे। बात क्या हुई? अभी कुछ मत पूछो। बरूटा ने सहारा देकर देवराज चौहान को उठाया और किसी तरह वैन तक पहुंचाकर साइड का दरवाजा खोलकर भीतर बिठाया और बोला, यहां से पीछे हो जाओ, मैं दूसरों को ला रहा हूं। फिर बरूटा की सहायता से बाकी तीनों को उठाकर वैन के भीतर लाया गया। सुनेलकर पीड़ा से बार बार चीखे जा रहा था। वो चारों किसी तरह उस छोटी सी वैन में ठूंसे गए और बरूटा ने वैन को तेजी से दौड़ा दिया। डायमंड वॉल्ट के बाहर खड़े दोनों गनमैन सब कुछ देख रहे थे, परंतु उन्हें समझ नहीं आया था कि ये हो क्या रहा है। चलिए दोस्तों, अब 1 मिनट, ये अगला दृश्य पढ़ के फिर करते हैं बंद। अगला दृश्य। सुधीर कावले के होंठों से कराह निकली, हाथ माथे तक गया, फिर उसकी आंख खुल गई। वो करवट लिए नीचे पड़ा था कि एकाएक सीधा हुआ तो निगाह छत पर आ अटकी, जहां से 2.5 बाई 3 फीट का टुकड़ा गायब था। कुछ पल उस जगह को ऐसे देखता रहा जैसे समझने की चेष्टा कर रहा हो। कनपट्टी पर अभी भी हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। अचानक कावले तड़प पर खड़ा हो गया। उसकी निगाह वॉल्ट के केबिन रूम में हर तरफ घूमी। गहरी खामोशी छाई हुई थी वहां। कोई भी नहीं था। देवराज चौहान नहीं, अली बख्श नहीं, और ऊपर से झांकते जगमोहन और सनेलकर भी नहीं। वो तीनों सूटकेस भी कहीं नहीं दिखे। कावले की नजर खुले केबिन पर जा टिकी। होंठ भिज गए। यह गलत हुआ, सुधीर कावले बुदबुदा उठा। उसने फोन निकाला और मयंक खोरे का नंबर मिलाया। बात हो गई। खोरे साहब, आप, आ रहा हूँ, 10 मिनट में वार्ड पहुंच जाऊंगा। होरे की आवाज कानों में पड़ी। वो थका। डकैती हो गई होरे साहब, कावले ने सर्द लहजे में कहा। क्या? डकैती? होरे के स्वर में उलझन थी। वॉल्ट में डकैती, डायमंड वॉल्ट में, हमारे वॉल्ट। नहीं कावले नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस वक्त वॉल्ट के भीतर केबिनों वाले हिस्से में मौजूद हूं और असंभव। तुम भला वॉल्ट में कैसे पहुंच सकते हो? होरे का तेज स्वर कानों में पड़ा। डकैती हो चुकी है। ये डकैती मास्टर देवराज चौहान ने की है। मेरा उससे सामना भी हुआ, परंतु मैं उसको रोक नहीं सका। वो संख्या में 4 थे। मुझे बेहोश करके 3 सूटकेस लेकर वो चले गए। 3 सूटकेस? कुछ दिन पहले एक आदमी ने केबिन किराए पर लेकर तीनों सूटकेस केबिन में रखे। हाँ याद है मुझे वो। मैं उन्हीं सूटकेसों की बात कर रहा हूँ, सुधीर कावले ने सख्त स्वर में कहा। सूटकेस रखने वाला व्यक्ति विनय बरूटा नाम का था, जो कि डकैती करने का ही काम करता है, लेकिन केबिन उसने किसी और नाम से किराए पर लिया था। उन सूटकेसों में जैम डिमुरा नाम के व्यक्ति के हीरे जवाहरात थे। विनय बरूटा ने उसका माल चुराकर माल को सूटकेसों के रूप में इस वॉल्ट में रख दिया। देवराज चौहान का खास दोस्त जैम डिमुरा के हाथों में जा पहुंचा और उसे छोड़ने के बदले जैम डिमुरा ने देवराज चौहान के सामने शर्त रखी कि उस हीरे जवाहरातों रूपी दौलत को उसे वापस किया जाए तो वो उसके दौलत दोस्त को छोड़ देगा। ऐसे में देवराज चौहान ने यह डकैती की। मयंक खोरे की आवाज नहीं आई। कावले कान को फोन लगाए हर तरफ नजरें घुमा रहा था। खोरे साहब, तो तुम्हें ये बातें कैसे पता पता चली? खोरे का घबराया सा सर कानों में पड़ा। देवराज चौहान ने ये सब बताया, मेरे पूछने पर बताया। तो तुम सच कह रहे हो, वो वॉल्ट में डकैती हो गई है? हो गई है? मयंक खोरे के स्वर में अविश्वास के भाव थे। पुलिस को खबर कर दीजिए। मेरे ख्याल में पुलिस के साथ ही वॉल्ट खोलकर मेरे तक पहुंचे तो ठीक होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। आपका जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, उसका क्या हुआ? कावले ने पूछा। वो प्राइवेट जासूस गिरीश सोनी था। मैंने पहले भी उसका नाम सुन रखा है। एक्सीडेंट के वक्त वो नशे में था। 2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन में उसका नशा कुछ कम हुआ तो उसने मेरे से माफी मांगी। कार को आई रगड़ का हर्जाना देने की कोशिश की। मैं जल्दी में था और वहां से अपनी कार लेकर वॉल्ट की तरफ चल पड़ा। प्राइवेट जासूस गिरीश सोनी? कहते हुए सुधीर कावले के होठ सिकुड़ गए। इसे भी मैं जानता हूँ। और होरे साहब, आपको बता दूं कि सब कुछ पहले से तय था। गिरीश सोनी ने जानबूझकर आपको रोका था कि आप वॉल्ट तक ना पहुंच सके। ये क्या कह रहे हो? होरे की आवाज आई। सही कहा मैंने। तुम्हारा मतलब कि वो प्राइवेट जासूस डकैती मास्टर देवराज चौहान का साथ दे रहा था? हाँ, वो देवराज चौहान के इशारे पर काम कर रहा था।
मुझे यकीन नहीं होता। तुम वो आपकी इच्छा है। तुम्हें तुम्हें ये सब पुलिस से कहना होगा। गिरीश सोनी के बारे में मैंने जो कहा है वो मेरा अपना विचार है। इस बारे में पुलिस को कहने का कोई फायदा नहीं। पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी, गिरीश सोनी तक भी जरूर पहुंचेगी, परंतु गिरीश सोनी को लपेटे में लेना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। वो दोबारा भी वही बातें कहेगा जो उसने अब पुलिस वालों से कही है। कावले, वॉल्ट में डकैती हो जाना बहुत गलत हुआ। वॉल्ट की रेपुटेशन खराब हो गई है। कस्टमर वॉल्ट से अपना सामान निकालना शुरू कर देंगे। हमारा जमा जमाया धंधा खत्म होने वाला है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो सके। तुम अब क्या कर होरे साहब, वॉल्ट में हुई गड़बड़ी को देखना मेरा काम है। गड़बड़ी हो जाए तो उसे सुधारना भी मेरा काम है। मैं कोशिश करूंगा कि जिस सामान की वॉल्ट में डकैती हुई है उसे वापस ला सकूं। वो तो देवराज चौहान ले गया। जानता हूं। तुमने ही तो कहा कि देवराज चौहान हीरे जवाहरातों से भरे सूटकेसों को जैम डिमोरा को वापस दे देगा। देवराज चौहान ने मुझे यही बताया था। जैम डिमोरा हांगकांग अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखता है। भला उससे वो हीरे जवाहरात कैसे वापस ला सकते हो? उसका मालिक भी वही है। यह संभव सा काम है, पर इसे करने की मैं कोशिश करूंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवराज चौहान वॉल्ट में गया कैसे? वॉल्ट के ऊपर की छत में से रास्ता बनाकर नीचे उतरा। बहुत बुरा हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। मुझे पुलिस को खबर करने दो। अगला दृश्य। पुलिस डिपार्टमेंट में ये बात करंट की तरह फैली कि देवराज चौहान ने डायमंड वॉल्ट में डकैती की है। खबर आई है वॉल्ट से। देवराज चौहान की फाइल वानखेड़े के पास थी। देवराज चौहान को पकड़ने का काम इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के हवाले था, जो कि सीनियर इंस्पेक्टर था और हेडक्वार्टर में उसका ऑफिस था। रात के इस वक्त वो अपने फ्लैट पर नींद में था कि फोन पर उसे देवराज चौहान द्वारा की जाने वाली डकैती के बारे में बताया गया। वानखेड़े ने यह कहकर फोन बंद कर दिया कि वो डायमंड वॉल्ट के लिए निकल रहा है। वानखेड़े जब डायमंड वॉल्ट पहुंचा तो वहां पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी, जैसे इलाके का पूरा थाना वहां आ पहुंचा हो। सुबह के 4 बज रहे थे। तब तक पुलिस वाले सरस्वती मेंशन के वॉचमैन और वॉल्ट के गनमैनों के बयान ले चुके थे कि वहां कैसा झगड़ा हुआ, कैसे वो तीनों सूटकेस बाहर तक पहुंचे, यानी कि हर बात पुलिस को मालूम हो चुकी थी। वानखेड़े ने दिलचस्पी के साथ सब बातों को सुना। वॉल्ट के भीतर जाकर देखा। मयंक खोरे और सुधीर कावले वानखेड़े के साथ थे। वानखेड़े को हर जानकारी मिल चुकी थी। वो कावले से भी सवाल पूछता जा रहा था। वॉल्ट के भीतर जाकर वानखेड़े ने छत पर बने रास्ते को देखा। सारे हालातों को समझा और समझ गया कि इतनी कठिन डकैती सिर्फ देवराज चौहान ही कर सकता है। परंतु ये पहली बार था कि आनन फानन ही देवराज चौहान का नाम फौरन सामने आ गया था। इसका कारण सुधीर कावले था, जो कि डकैती के वक्त इत्तेफाक से देवराज चौहान के सामने पहुंच गया था। फोटोस्टेट वाले ऑफिस के कमरे से दोनों वॉचमैनों को आजाद कराया गया था। पुलिस उनके भी बयान ले चुकी थी। अब यह केस वानखेड़े के हाथ में था। वानखेड़े को जहां दोनों गनमैन बंधे थे, वहां फर्श पर से काले रंग का पर्स मिला, जिसे खोलकर उसने चेक किया तो भीतर नोट और कुछ कागजात और सुनील कर का ड्राइविंग लाइसेंस था। इतने काम में ही सुबह 6 बज गए। दिन निकल आया था। इन 2 घंटों में वानखेड़े काफी कुछ जान चुका था। वॉचमैनों से मालूम हुआ कि ये हुलिये से उसने देवराज चौहान और जगमोहन को पहचाना कि ये इन दोनों के हुलिये हैं। सुबह 7 बजे वानखेड़े कावले को लेकर होरे के ऑफिस में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। कहो। वानखेड़े होरे की कुर्सी पर बैठता कावले से बोला, इस मामले के बारे में तुम्हें और क्या क्या पता है? और क्या? सुधीर कावले भी कुर्सी पर बैठ गया। वानखेड़े ने कावले को देखा, फिर कह उठा, डकैती मास्टर देवराज चौहान की फाइल मेरे पास है। कावले खामोश रहा। देवराज चौहान से मेरी कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। वो मेरे लिए नया नहीं है। वानखेड़े बोला, तुमने उसके बारे में काफी कुछ बताया, परंतु मैं अब आराम से सब कुछ सुनना चाहता हूँ कि क्या हुआ। तुम कैसे देवराज चौहान के सामने पड़े? उसने तुमसे क्या बातें की, क्या कहा? तुम विनय बरूटा का नाम भी ले रहे थे। बताओ मुझे। हम दोस्तों की तरह बात करें इंस्पेक्टर, सुधीर कावले बोला। क्यों नहीं? मैं इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, और ये केस अब मेरे पास है। फोटोस्टेट वाले ऑफिस के कमरे में आपको पर्स मिला? हाँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। क्यों?
मुझे दोस्त मानते हो तो दोस्तों में क्यों नहीं आता? कावले बेहद शांत था। वानखेड़े ने कावले को देखा, फिर पर्स निकालकर टेबल पर रख दिया। ये सोनेलकर नाम के व्यक्ति का पर्स है, वानखेड़े ने कहा। कावले ने पर्स उठाया और उसे खोला, फिर देखा, लाइसेंस निकाल लिया। हाँ, कावले ने लाइसेंस की तस्वीर देखकर कहा। यह आदमी भी डकैती में शामिल था। उसने लाइसेंस वापस पर्स में रखा और वानखेड़े की तरफ सरका दिया। इसे एक पुलिस वाले ने पहचान लिया है। ये एक इलाके में हफ्ता वसूली का काम करता है, वानखेड़े बोला। इस तक मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। ये ज्यादा देर बचा नहीं रहेगा। अब तुम कहो। वो चार लोग थे। देवराज चौहान था। देवराज चौहान एक को अली कहकर पुकार रहा था। मैं तुम्हें सबके हुलिये बताता हूँ। कहने के साथ ही कावले ने चारों के हुलिये बताए। वानखेड़े सिर हिलाकर बोला, इनमें से एक जगमोहन है, देवराज चौहान का साथी। जिसका पर्स मिला सुनीलकर, वो ऊपर फोटोस्टैट के ऑफिस में जगमोहन के साथ था। और अली देवराज चौहान के साथ वॉल्ट में उतरा था। ठीक कहा मैंने? हाँ, इन लोगों ने फोटोस्टैट वाले ऑफिस नहीं समझ पाया, परंतु वो बहुत ही सफाई से कटा हुआ, ऐसा लगता है जैसे किसी खास ढंग से इस्तेमाल किया गया हो। जैसे कोई खास ढंग इस्तेमाल किया गया हो। लेंटर के सरिये किसी चीज से गल गए लगते हैं। देवराज चांद ने तुमसे क्या क्या बातें कही? सुधीर कावले ने सब कुछ बताया। झगड़े से लेकर बेहोश होने तक सब बताया। वानखेड़े ने सब सुना, चेहरे पर गंभीरता आ गई। कोई बात कहना भूल तो नहीं रहे कावले? मैंने एक एक बात सिलसिलेवार बताई है। कावले गंभीर था। फिर तो ये मामला काफी उलझा हुआ है। दौलत जैम डिमोरा की दोस्त बनकर विनय बरूटा ले उड़ा। परंतु जाने कैसे देवराज चौहान का दोस्त जैम डिमोरा के हाथों में फंस गया। वो उसे छुड़ाने के बदले देवराज चौहान से अपनी दौलत वापस मांगता है। उधर विनय बरूटा ने उस दौलत से भरे तीनों सूटकेस इस वॉल्ट की केबिन में रख दिए। ये खबर देवराज चौहान के पास थी, तो इन्हें पाने के लिए देवराज चौहान ने इस वॉल्ट में डकैती कर ली। यही बात है ना? हाँ। जैम डिमोरा हांगकांग अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखता है। देवराज चौहान ने यही कहा। मेरे ख्याल में उसने दौलत जैम डिमोरा को देकर अपने दोस्त को वापस ले लिया होगा। वानखेड़े के चेहरे पर सोचे थी। तुम क्या चाहते हो? कावले पुनः बोला। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। क्या? जब देवराज चौहान, जगमोहन, अली और सुनीलकर तीनों सूटकेसों के साथ बाहर निकले, तो उन्हें पीटने वाले लोग कौन थे? वो तीनों सूटकेस भी वही ले गए। वॉचमैन ने यही बताया पुलिस को। मुझे नहीं पता कि वो कौन हो सकते हैं। वो जैम डिमोरा के लोग हो सकते हैं। अगर वो जैम डिमोरा के लोग होते तो उन्हें पीटते क्यों? उनसे सूटकेस छीनते क्यों? देवराज चौहान तो वैसे ही जैम डिमोरा को वो तीनों सूटकेस देने वाला था। सुधीर कावले कह उठा। वानखेड़े के चेहरे पर सोचों के भाव आ ठहरे। कावले उसे देखता रहा। कुछ भी हो सकता है, वानखेड़े सिर हिलाकर बोला। इस बारे में फौरन कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम किस्मत वाले निकले कि बच गए। अगर देवराज चौहान की जगह कोई और डकैती कर रहा होता, तो वो तुम्हारी जान ले लेता। इस बात पर मुझे भी हैरानी है कि देवराज चौहान ने मुझे जिंदा छोड़ा। अली मुझे चाकू मारने वाला था, उससे भी बचाया। देवराज चौहान है ही ऐसा। वो अपनी डकैती में खून खराबा नहीं करता। कभी नहीं। यही उसमें खास बात है। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, कावले कह उठा। रात जब वॉल्ट से मैनेजर मयंक खोरे को फोन गया कि वॉल्ट में कोई गड़बड़ हो सकती है, तो वो वॉल्ट आने के लिए निकले, परंतु रास्ते में एक कार ने टक्कर मार दी। वो कार वाला पिए हुए था और होरे साहब को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। उसकी कार की चाबी ले ली। पुलिस को भी बुला लिया। 2-3 घंटे होरे साहब उलझे रहे। फिर एक्सीडेंट मारने वाले ने नशा कम हो जाने का बहाना किया, अपनी गलती की माफी मांगी, होरे साहब को जाने दिया। वो इंसान प्राइवेट जासूस गिरीश सोनी था, जिसका वर्ली इलाके में ऑफिस है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। स्विट्जरलैंड में मैं और सोनी एक ही बैच में थे। हमने एक साथ जासूसी की ट्रेनिंग ली थी। वो होशियार जासूस है। उसकी प्रैक्टिस भी बढ़िया चल रही। मैं मिल चुका हूँ उससे। कावले ने वानखेड़े की आंखों में झांका। तुम ये कहना चाहते हो कि गिरीश सोनी ने जानबूझकर होरे को रोका कि वो वॉल्ट ना पहुंच सके? हाँ। मतलब कि गिरीश सोनी देवराज चौहान के इशारे पर काम कर रहा था। हाँ। अगर होरे सीधा वॉल्ट पहुंच जाता तो देवराज चौहान डकैती करने में सफल नहीं हो पाता। होरे ने वॉल्ट खोलकर भीतर आ जाना था, साथ में गनमैन होते और देवराज चौहान का खेल खत्म हो जाता। वानखेड़े के चेहरे पर सोच के भाव उभरे।
देवराज चौहान इस तरह किसी प्राइवेट जासूस को अपने काम में नहीं लेता, वानखेड़े बोला। ये बात तुम दावे के साथ कहते हो? आज तक तो उसने ऐसा नहीं किया। ये तुम जानो। तुम्हारी जगह मैं होता तो गिरीश सोनी को जरूर चेक करता। मैं भी करूंगा। देवराज चौहान की ये डकैती उलझन में भरी लग रही है। अक्सर तो ऐसा होता रहा है कि वह डकैती करके निकल जाता है और लंबे वक्त के बाद पता चलता है कि फलां डकैती देवराज चौहान ने की थी। यह भी आज पहली बार हुआ है ऐसा कि डकैती करते हुए वो नजरों में आ जाए। तुम पूछो तो वो सारे हालात भी बता दे। मैंने उससे यही पूछा था कि वो सिर्फ इन 3 सूटकेसों को ही क्यों ले जा रहा है, और भी तो दौलत पड़ी है। तब उसने ये बात स्पष्ट की कि क्यों उसे ये सूटकेस ही चाहिए। कावले सोच भरे स्वर में बोला। वानखेड़े के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे। तुम इस केस पर काम करोगे? कावले ने पूछा। जरूर। सबको पकड़ना है और वॉल्ट से गई दौलत को तलाश करना मेरा काम है, वानखेड़े ने कहा। मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? तुम? हम दोस्त हैं। कावले ने वानखेड़े की आंखों में देखा। इतने भी नहीं कि तुम्हें अपने साथ ले लूं। ये सरकारी काम है, कॉन्फिडेंशियल है। पुलिस उस मामले में क्या कर रही है ये किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। पुलिस के काम सीक्रेट होते मेरे से खबर बाहर नहीं जाएगी। सॉरी मिस्टर कावले, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। कावले ने सिर हिलाया, फिर कह उठा। मुझे वार्ड से गई दौलत से मतलब है, उसे वापस पाना है। पुलिस ये कोशिश शुरू करने जा रही है। ये मेरा भी काम है। तुम्हारा? मैं इस वार्ड का जासूस हूं और प्राइवेट प्रैक्टिस करने का मुझे लाइसेंस प्राप्त है। परंतु वार्ड मुझे इतना पैसा देता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। भागदौड़ नहीं करनी पड़ती मुझे। अब वॉल्ट में से दौलत गायब हो गई है। जिसने दौलत रखी थी वो हमसे अपने सामान को वापस विनय पर उठा। वानखेड़े ने इंकार में सिर हिलाया। वो कभी भी इस वॉल्ट में आने का खतरा मोल नहीं लेगा। वॉल्ट के लिए कस्टमर कस्टमर है, बेशक वो कोई भी हो। एक कस्टमर के साथ दूसरा जुड़ा है। वॉल्ट को साबित करना है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम कस्टमर की दौलत वापस ढूंढ कर ले आते हैं। इससे पुलिस को कोई मतलब नहीं, वानखेड़े उठता हुआ बोला। पुलिस को बताने के लिए तुम्हें कोई और बात याद आ जाए तो मुझे फोन कर सकते हो। वानखेड़े ने अपना कार्ड टेबल पर रख दिया। मुझे अपने साथ रखोगे तो मैं बहुत काम आ सकता। यह काम मैं नहीं कर सकता, वानखेड़े ने कहा और आगे बढ़ते हुए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सुधीर कावले कुर्सी पर बैठा रहा। चेहरे पर सोचे नाचती रही। 10 मिनट बीतने पर मयंक होरे ने भीतर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी दिख रही थी। रंग फीका सा पड़ गया था। वो बूढ़ा सा दिखने लगा था। कावले ने होरे को देखा। होरे कुर्सी खींचकर धप से उस पर बैठ गया। वॉल्ट की सारी रेपुटेशन चली गई कावले। होरे थके स्वर में कह उठा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका, कावले बोला। तुमने उन सबको देखा? सबको देखा, बातें की। इंस्पेक्टर वानखेड़े क्या कहता है? कहता है सबको गिरफ्तार करेगा, दौलत को तलाश करेगा। वो ऐसा कर लेगा? कह नहीं सकता। देवराज चौहान की फाइल उसी के पास है पहले से। मुझे वो तीनों सूटकेस वापस चाहिए। मैं ये काम करूंगा होरे साहब। तुम? मैं दौलत को वापस लाऊंगा। वॉल्ट की तरफ से मुझे इजाजत चाहिए चाहिए, लिखित अनुमति। मयंक होरे कई पलों तक कावले को देखता रहा, फिर वो बोला। तुम वो तीनों सूटकेस वापस ले आओगे? लाने की पूरी कोशिश करूंगा, सुधीर कावले ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा। 9 बजे, होरे बोला। वॉल्ट के सब हिस्सेदार आ रहे हैं। इस बारे में मीटिंग है। उनके बीच ही इस बात का फैसला लिया जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। तब तुम भी मीटिंग में मौजूद रहना। चलिए दोस्तों, यहां पर रोकते हैं। जानबूझकर मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि कहानी जहां से शुरू हो वहां देवराज चौहान का नाम हो। अगला शब्द देवराज चौहान होना चाहिए था। मतलब कि हमारे भाई पे किसी ने हाथ डाल दिया। मतलब क्या हो गया ये? खैर, ये इस कहानी में जाने कैसी कहानी है। दो हार मिल गई, दो। पहले सोहनलाल पकड़ा गया, अभी देवराज चौहान और बाकियों की पिटाई हो गई। खैर, कहानी अचानक से तेज हो गई है।
मतलब पहले तो सारी यहाँ से खड्डा खोदेंगे, इसमें ये डालेंगे और वो इस सब चलता रहा, एक एक बात को 10-10 बार लिख के। और अभी अचानक से कहानी आगे बढ़ा दी गई तेजी से। खैर, चैम टिबूरा गलत निकला और विनय बरूटा सही निकला। मदद करने आया भाई की। अच्छा आदमी है विनय बरूटा। एम ए काम का उसे गालियां दे रहे थे। सही चोरी की थी उसने। ये देवराज चांद ने गलती की, सोहन लाल ने गलती की। इन लोगों को मिलकर कर लेने चाहिए, पिटाई करनी चाहिए थी इसकी। इंडिया घुसते ही फोड़ना चाहिए था इसको। चलिए कोई नहीं, हम कल देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अपने दोस्तों के कमेंट्स देख लें जरा, क्या कह रहे हैं भाई लोग भी। मुझे लग रहा है आजकल लोग नाराज ज्यादा हो रहे हैं। इधर देवराज चाहन के साथ हाथापाई हो गई। 25 लोगों ने कमेंट किया है। मतलब नए कमेंट 25 आए हुए हैं, देखते हैं पहले किसने किया है। सबसे पुराना कमेंट से शुरू करते हैं। सबसे पुराना कमेंट अमित भारती जी का है। मैनी मैनी थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द अपलोड, थैंक्स फॉर योर कमेंट सर। शैलेंद्र कक्कड़ जी कह रहे हैं विक्रम भाई जादूगर के डकैती का। जादूगर के डकैती का, अच्छा डकैती के जादूगर का। देवराज चांद वॉल्ट में डकैती किया या नहीं, सोहनलाल को पा सका नहीं, ये तो आपने सुनाया नहीं। प्रभु, उसी का अगला हिस्सा सुन रहे हो आप। अभी आगे चल रही कहानी, ये वाला सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। अवतार बोरा जी का कमेंट है, नई कहानी शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई। धन्यवाद अवतार बोरा जी। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं विक्रम भाई बेसब्री से इंतजार रहता है एपिसोड का, लेकिन 8 से पहले नहीं सुन सकता काम की वजह से। हाँ भाई, मैं भी काम की वजह से ही एक एपिसोड डाल सकता हूँ रोज का। जॉय पटेल जी का कमेंट है। जॉय पटेल जी नए कमेंट वाले, नया कमेंट किया किसी ने, मतलब इनका पहला कमेंट है, अभी तक नाम पहले सुनने में नहीं आया था। धन्यवाद जॉय पटेल जी आपके कमेंट का। क्या लिखा है आपने, सरकारी शैतान पर ऑडियो बुक बनाइए ना। जरूर बनाएंगे। अगर कहीं और ना हुआ तो, किसी ढंग के चैनल पर ना हुआ तो ये भी हम लिस्ट में ऐड कर लेंगे। सुशील त्यागी जी कह रहे हैं धन्यवाद। ये हरिद्वार वाले सुशील त्यागी जी हैं। धन्यवाद सुशील जी। शबीर भाई 52 पत्ते के 8वें एपिसोड पर लिखा है इन्होंने। 52 पत्ते, बिल्कुल। ये नाम इस नावल की कहानी को चरितार्थ करता है। ये देवराज चांद को गजब चक्कर में फंसाया, शानदार, लाजवाब, क्या कहने, बहुत खूब। क्या बात है देव शबीर भाई, आप तो कतई फैन हो गए हैं। चलिए, अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। दिनेश भाई कह रहे हैं विक्रम भाई महल और पहला जन्म नावल लिखे ही नहीं गए। आप कह रहे हैं महल लिखा नहीं गया, पहला जन्म। पहला जन्म है कि पूर्व जन्म है? पूर्व जन्म तो मेरे पास है, 2022 में लिखा था उन्होंने, मोना चौधरी और इनका। महल है कि नहीं है ये नहीं मैं जानता, महल मैंने नहीं देखा। चलो, हो सकता है कि ना लिखा हो, तभी तो सामने नहीं आया। होता तो डेफिनेटली सामने आ जाता। खैर, अच्छा किया आपने बता दिया, धन्यवाद इस जानकारी के लिए, वरना चक्कर में पड़े रहते। दिनेश भाई का एक और कमेंट है, विक्रम भाई खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे बहुत जबरदस्त कहानी है। भाई जी, होती तो मैं जरूर पढ़ देता, आपने इतनी बारी कह दिया। लेकिन कसम से वो, मैं जिस झांसे में रह गया, वो कहानी है नहीं मेरे पास। वो बली नाम की कहानी है, उसका कोई फायदा नहीं है। राजेश प्रजापति जी कहते हैं सोहनलाल को फंसाकर डकैती करवाएगा हांगकांग में। अच्छा, आपको पता था? चलो, हाँ, अब तो क्लियर हो गया। विजय भाई जी का कमेंट है, जय श्री राम, जय श्री राम विजय जी। उपन्यास तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जानकर अफसोस हुआ कि आपका लैपटॉप खराब हो गया। हाँ, क्या कहें। वो दरअसल ना, वो मैंने खरीदा भी सेकंड हैंड ही था। वो काफी पुराना था, आप यकीन नहीं करोगे सर, 7,000 का था वो। पर अच्छा था, i7 था और डेल का था, पुराना। अच्छा चलता था, बस उसके अंदर एक ही कमी थी उसकी ना, मतलब पंखे की आवाज आती थी थोड़ी, जल्दी गर्म हो जाता था। अब अचानक वो डेड हो गया। अब देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 7,000 का वो लैपटॉप है, उसके 5,000 की रिपेयर हो जाए।
नहीं तो फिर देखना पड़ेगा, कोई और देखते हैं, कोई ना कोई सेकंड हैंड मिल ही जाएगा कहीं से अच्छा। कहीं ऐसा ना हो कि वो उपन्यास सुनना बंद हो जाए, मुझे दिक्कत होगी। इन उपन्यासों से ही तो वक्त कटता है, अगर आपने बंद कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। विजय भाई, प्रयास मेरा पूरा रहेगा कि बंद ना हो। बाकी मतलब भविष्य को इतनी दावे से कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, है ना। जब हम किसी बात के लिए दावा करते हैं तो मेरा ऐसा मानना, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधा भगवान से ही टक्कर ले रहे होते हैं उस वक्त। तो खैर, प्रयास जारी है। अब क्या होगा, लैपटॉप कैसे सही, कब तक सही होगा, तब तक आप किसी और जरिए से उपन्यास अपलोड करेंगे क्या? हाँ भाई, मैंने बताया तो है, ये मोबाइल में रिकॉर्ड होती है और इस फाइल को ये अपने पास ही रहता है भाई, उसको दे देता हूँ, वो कर देता अपलोड। ये बैठा बैठा हुआ है, बना रहा है इसका वो, क्या कहते हैं उसको, थंबनेल। क्या कहें, किसी जरिए उपन्यास अपना हाल चाल कहें, कैसे हाल चाल है, मैं जान गया, बाकी सब बढ़िया है। और क्या चल रहा है आजकल? क्या चलना है बस विजय जी, जॉब है, जॉब के बाद ये टाइम है, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा व्यायाम श्यायाम भी करते हैं, बातचीत हो जाती है, और फिर कोई छोटा मोटा अपना जो धंधा है जॉब के बाहर भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है, उससे दो चार पैसे बन जाते हैं, और क्या, वही कर रहे हैं, और यही चल रहा है। शैलेंद्र जी का एक और कमेंट आया है, विक्रम जी अनिल मोहन जी के नॉवल मिशन प्राइम मिनिस्टर जरूर सुने। शैलेंद्र जी, मुझे लग रहा है मिशन प्राइम मिनिस्टर मैंने कहीं देखा है किसी के पास। चलो, अच्छी जगह ना हुआ तो मैं जरूर डाल दूंगा लिस्ट में, कोई चक्कर नहीं। संगीत कौन सी एक कहा गया था अभी थोड़ी देर पहले, सरकारी शैतान, और सरकारी शैतान, इस पे लिखने में भी थोड़ी सी देर लगेगी, रुक जाओ। सरकारी शैतान तो है हमारे पास पहले ही, मिशन पीएम, ठीक है, याद रह जाएगा ना। कृष्णा बहन का कमेंट आया, बढ़िया, देवराज चांद अपने असली रूप में आ गया है, डकैती का प्लान भी बढ़िया है, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, देखना कैसे सफल हो पाता है। बढ़िया प्रस्तुति, सफल तो हो गए कृष्णा बहन, लेकिन धोखा हो गया भाई के साथ, कोई नहीं, ऐसे हारेंगे नहीं। अगला कमेंट आया है शब्बीर भाई का, इस कहानी में मजा आएगा, डकैती का जादूगर, विनय बरूटा और जगमोहन फिर से एक साथ। हाँ, लेकिन शब्बीर भाई, दोनों का आमना सामना कम ही हुआ है, उनकी नोकझोंक में बहुत आनंद आता है, खास करके विनय बरूटा जो कहता है उसे सुनकर जगमोहन जलता है। हाँ, लेकिन इस बार इस कहानी में कुछ कहा नहीं उसने ऐसा, दोनों का आमना सामना ही नहीं हुआ इसलिए। तो अब देखते हैं, हांगकांग जा रहे हैं, शायद वहां हो, विनय बरूटा लेकर गया है उन्हें अपने साथ, तो हांगकांग भी जाएगा ही वो साथ में, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आगे देखते हैं। पंकज प्रजापति जी का कमेंट है, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, थैंक यू पंकज जी। अवतार बोरा जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, गूगल गुरु वालों ने मजा खराब कर दिया, मिशन प्राइम मिनिस्टर कहानी का एक ही भाग प्रकाशित करके बाद में पैसे मांगने लगे, कृपा करके मिशन प्राइम मिनिस्टर कहानी अवश्य अपलोड करें, आपका पड़ोसी पंचकूला से, धन्यवाद। पड़ोसी भाई, जरूर करूंगा, ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए नहीं करूंगा, पर मैं, आपने पड़ोसी कह दिया है तो एक एडिशनल वेट तो डाल ही दिया है, तो हाँ, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब मुझे जो लग रहा था ना कि मिशन प्राइम मिनिस्टर मैंने कहीं देखी है, तो वहीं देखी होगी, कॉमिक्स वालों ने तो शायद नहीं डाली, और वो शानू मैडम और वो नीलिमा मैडम वो तो डालते ही नहीं है, वो तो कहानियां ही किसी और तरह की पढ़ते हैं। अच्छी है, उन दोनों की आवाज़ अच्छी है, नीलिमा मैडम तो बिल्कुल प्रोफेशनल लगती हैं, बिल्कुल जो जैसे प्रोफेशनल लोग होते हैं, रेडियो वीडियो वाले, लेकिन उनकी कहानियां वही अगाथा क्रिस्टी की, और वो दिक्कत क्या है कि उन कहानियों से ना हम भारतीय आदमी जुड़ नहीं पाता, मुझे ऐसा लगता है। वैसे उनको सुनने वाले भी बहुत हैं, अच्छी खासी फॉलोइंग है उनकी। चलिए, धन्यवाद अवतार जी। इसरार अहमद भाई कह रहे हैं, इनका भी, ये भी पहली बार ही कमेंट किया इन्होंने, मुझे लग रहा है, हाँ पहला कमेंट है इनका। विक्रम भाई, बहुत अच्छी कहानी लिखी है आपने, मैच चित्तौड़गढ़ राजस्थान का रहने वाला हूँ, अच्छा, वो
इसरार भाई चित्तौड़गढ़ राजस्थान के रहने वाले हैं और आपकी कहानी बहुत बहुत अच्छी लगी। मैं ये चाहता हूं कि आप अनिल मोहन देवराज का सरकारी शैतान बहुत जल्दी हमें सुनाए। ठीक है भाई, लिख लिया, ये तो पहले ही हमने, काफी लोगों की डिमांड आ गई तो इसको लिस्ट में ऐड कर देते हैं। राजेश भाई ने कमेंट किया है, क्या लिखा ये, सरस छे, सरस छे, छे मतलब अंगूठे का निशान है, अंगूठे का निशान पे इन्होंने कमेंट किया है। एक मिनट, ये मुझे लग रहा है किस भाषा का कमेंट है ये, किसी और तरीके का कमेंट है ना। हाँ, अंगूठे का निशान भाग 2 पे कमेंट आया है, क्या था उसका तात्पर्य। चलिए धन्यवाद राजेश जी, आपने कमेंट किया, मैं बाद में इसको समझ के कल उसका ठीक से उत्तर दे दूंगा। कहानी सुमित भाई कह रहे हैं, सुमित गुप्ता जी कह रहे हैं, कैसे हो विक्रम भाई, आपसे कहा था दो कैरेक्टर हरीश टुडे और अमन ओबराय जो की ही हैं उनके बारे में बताओ, ये कैरेक्टर दोबारा कब देखने सुनने को मिलेंगे। प्रभु, मैं कैसे बता सकता हूँ, अनिल मोहन जी ही बताएंगे। ऐसे मैंने दोबारा किसी में देखा तो नहीं है। आप समझ गए, मैं वो जिंदा आंखें वाले कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ आप। नहीं, दोबारा नहीं देखने को मिले कहीं, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, किसी श्रोता भाई की जानकारी में हो तो जरूर बताइएगा। मिंटू सगू जी कह रहे हैं, विक्रम भाई आप पूरे का पूरा नॉवल एक साथ अपलोड किया करें, मुश्किल हो जाएगा विक्रम, मिंटू भाई एक एक एपिसोड से ही काम चला लो यार। धन्यवाद। संतोष जी कह रहे हैं, संतोष उगाड़े जी कह रहे हैं, धन्यवाद सर नई कहानी सुनाने के लिए, धन्यवाद संतोष जी। शैलेश भाई का फिर कमेंट आया, विक्रम भाई कहानीकार बहुत बढ़िया काम, हमेशा की तरह देवराज चौहान अपनी पूरी फॉर्म में है, 100% लूट होगी, देवराज चौहान सोनलाल को इतने आसानी से मरने नहीं देगा। बिल्कुल सही, 100% लूट क्या होगी, हो गई, अब नहीं मरने देगा, लेकिन वो बेईमानी कर गया। अनिल मोहन सर का ये अच्छा उपन्यास है। अनिल मोहन सर के बारे में एक बात यह है कि उनके मोना चौधरी देवराज चौहान वाले उपन्यास में मुझे बहुत कम रुचि है। हाँ, मुझे तो एक्चुअली जो वो जो पुराने जन्म वाली कहानी है ना, बस उसके चक्कर में मेरा थोड़ा सा टेस्ट बिगड़ गया। दो एक हैं, कौन सा, जैसे डकैती का अलार्म है, वो अच्छी कहानी है। और एक कहानी थी, तो अच्छी अच्छी भी हैं, लेकिन जो पूर्व जन्म वाली मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। और सुरेंद्र मोहन पाठक सर वो किताबों की इस दुनिया में रत्न है, दुनिया के रत्न है। मैं 1995 से उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ, एक महान लेखक। सही कहा भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो सबसे प्रचलित हैं कहा जाए तो, उनका नाम भी बहुत प्रचलित है, कैरेक्टर्स भी उनके अच्छे हैं। मुझे तो वैसे सुधीर और सुनील ही पसंद आते हैं, और जीत सिंह विमल शिमल ये नहीं मुझे पसंद आए, पता नहीं क्यों। एक और कमेंट आया है शैलेश भाई का, विक्रम भाई अगर आपको कोई आपत्ति ना हो और बुरा ना लगे तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, बिल्कुल दीजिए। जैसे आप अपने हर वीडियो के अंत में जय हिंद वंदे मातरम कहते हैं, उसी तरह हर वीडियो की शुरुआत में कृपया अपने श्रोताओं को दिन और तारीख बताएं। मैं ये भी सुझाव देता हूं कि समय भी बताएं, ताकि आपके दर्शकों को पता चले कि हमारे लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप, क्योंकि आप ये मुफ्त में कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग इसे पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। क्या कमेंट किया है भाई आपने, दिल खुश कर दिया, अंदर तक उतर गया कसम से। ठीक है, मैं, हाँ ये वैसे सही कहा आपने, है ना। मैं कहूँगा हांगकांग में डकैती आज 13 सितंबर 2025 दिन की सुबह 3:22 और 23 सेकंड पर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सुझाव अच्छा है आपका, मैं कर देता हूँ। बाकी ठीक है यार, ये पैसे वैसे कमाने का तो मैंने आपको पहले बता दिया है, देखी जाएगी। पैसे कमाने किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक ना कहावत है, वो कहने वाली नहीं है, कि
इस कहावत का जो है तात्पर्य बता देता हूँ, क्योंकि मछली ना इंसान को पानी में ही पकड़नी चाहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। टेक सॉल्यूशन फॉर ब्लाइंड जी कह रहे हैं, हेलो विक्रम सर, बहुत अच्छा लगा, कहानी सुनकर मजा आया, ऐसे ही आप हमारे लिए प्रयास करते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अवश्य, करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इनका एक और कमेंट आया, हम सब उम्मीद करते हैं कि आपका लैपटॉप जल्दी ठीक हो जाए। हाँ भाई, मैंने जैसे बताया कि ठीक ना हुआ तो फिर मैं कोई दूसरा करूंगा उपचार, कोई बात नहीं। क्योंकि लैपटॉप पर मुझे भी आज की जीवन में आपको पता ही है लैपटॉप का कितना वो है। और मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुतायत दोस्त जो है वो मेरी एज ग्रुप के ही होंगे, क्योंकि हम लोगों की बचपन में कंप्यूटर तो आ गया था लेकिन सुलभ नहीं था कह लो। तो मैंने तो कंप्यूटर पर काम करना ही 35 साल की उम्र में शुरू किया था। वो अलग बात है कि अब मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने जो पहले नहीं सीखा तो उसको मैंने लेट काफी ठीक ठाक ऑक्यूपाई कर ली है स्किल्स कंप्यूटर की। लेकिन हार्डवेयर भी होना चाहिए ना, सिर्फ स्किल से कुछ नहीं होता। तो काम तो चलता है, मतलब काम जरूरत पड़ती रहती है लैपटॉप की, तो करूंगा जुगाड़, कोई नहीं। अ, तो चलिए दोस्तों, ये इतने ही कमेंट थे और मैंने करीब करीब सबका उत्तर दे दिया। आप सब भाई बहनों के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कसम से कमेंट्स का ही इंतजार रहता है, इसलिए प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसा लगता है कि यार कोई इंतजार कर रहा था हमें कुछ लिखने के लिए, हमें कुछ बताने के लिए। आप सबसे मिलने जैसा हो जाता है ये। चलिए, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। कल मिलते हैं डकैती का, सॉरी, हांगकांग में डकैती के तीसरे भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।